जनता ने ही चुना है, जनता के लिए ही है और जनता के लिए ही रहेगी। तो माता जी जरूर चिंता करती है, कई बार कहती है हाल अजी घर है कोई रोटी जिम्मे कहीं हैंग नहीं ना राजनीति में पड़े रहे। ये हमेशा मेरी माँ कई बार ऐसे कहती है क्योंकि माँ को हमेशा एक चिंता होती है। आपको एक दिन के लिए नगर परिषद की पूरी जिम्मेदारी और अधिकार दे दिए जाए तो ऐसे कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे जो आप तुरंत लागू करना चाहेंगे? धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति और रियल में जो अंतर होता है वो फर्क। रविंदर सिंह युवा नेता है, युवा लीडर है, युवाओं में अच्छा क्रेज है उनमें। आप आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं। विपक्ष का अक्सर बयान रहता है आरएसएस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू। मातृशक्ति को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, महिलाएं आगे आए। तो मेरा मुख्य फोकस आज भी यही रहता है कि जाट समाज का अन्य समाज के साथ में कैसे तालमेल बैठे। स्वर्गवासी श्रीमती मदन कौर जी हमारे समाज के आजीवन अध्यक्षा रही है, आज वो संसारिक जीवन में नहीं है। गुड़ामालानी बालोतरा में खुश है, गुड़ामाला के लोग बालोतरा में खुश है। धरातल पे काम करने वाला सीएम बन सकता है, ये आप मानते हैं? क्योंकि साहब बिल्कुल वर्तमान की स्थिति में वो एक मजबूत लीडर है। वो पश्चिमी मारवाड़ राजनीति में एक बड़े लीडर है, मजबूत लीडर है। बालोतरा नया जिला बना, लेकिन जनता पूछ रही है बड़े ऑफिस नहीं, रोजगार नहीं, सुविधाएं अधूरी। क्या आपको लगता है बाबूलाल जी कि ये जिला बनना एक राजनीतिक नारा बन के रह गया? श्रीमान कैलाश जी चौधरी जो पूर्व में अपने केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, चेहरों पर हंसी की चमक और दिलों में मलाल बहुत है। आज के इस दौर में इंसानों पर नकाब बहुत है, पर जहां ये सारे झूठे नकाब और दिखावे टूट जाते हैं, वहीं से आगाज होता है जीरो फिल्टर का। नमस्कार, मैं हूं पवन भार्गव और आप देख रहे हैं जीरो फिल्टर, एक ऐसा मंच जहां सिर्फ चेहरों को नहीं, उनके पीछे छिपी कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ बातचीत सिर्फ नाम या पहचान की नहीं होती, बल्कि संघर्ष, सोच, सपनों और सफर की होती है जो किसी इंसान को खास बनाते हैं। जीरो फिल्टर के इस मंच से हम हर उस व्यक्ति को आवाज देना चाहते हैं जो अपने काम, अपनी सोच या संघर्ष से लोगों को प्रेरित करते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपनी पहचान शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार और अपने काम से बनाते हैं। बालोतरा की इन्हीं गलियों से निकलकर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाने वाला एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा अब सीमित दायरों तक नहीं रही। कम उम्र लेकिन सोच में गहराई, सादगी लेकिन काम करने का अलग अंदाज। जीरो फिल्टर के मंच पर आज मौजूद है एक ऐसा युवा चेहरा जो लोगों की बातों को समझने और उनमें बदलाव लाने की कोशिश में विश्वास रखता है। स्वागत है युवा जनप्रतिनिधि एवं निवर्तमान वार्ड पार्षद बाबूलाल जी चौधरी का। बाबूलाल जी नमस्कार। जीरो बिल्डर के पॉडकास्ट के प्रथम शो में आप सभी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाबूलाल जी, राजनीति में अक्सर हम देखते हैं लोग उम्र ढलने के बाद आते हैं। आपने इतनी कम उम्र में जन सेवा का रास्ता चुना, क्या कोई ऐसी घटना जिसने आपको प्रेरित किया? कॉलेज के अंदर से मैंने राजनीति, मेरे करियर की शुरुआत यूं देखे तो छात्र संघ के चुनावों से हुई थी। छात्र संघ राजनीति से मेरी करियर की शुरुआत हुई। अचानक से यूं देखें, मैं शुरुआत में जब स्कूल में था, 8वीं क्लास तक मुझे मॉनिटरिंग दी गई। स्कूलों में हमेशा अध्यापकों ने मुझे मॉनिटर बनाया गया। उसके बाद में 9th 10th में भी मुझे मॉनिटरिंग दी गई स्कूलों में। तो वहां से मेरा नेतृत्व का मुझे हमेशा एक प्लेटफॉर्म मिला। जब मैंने बीएड जोधपुर से करने के बाद में जब मैं एमए करने बालोतरा आया, एमए के लिए जब मैंने फॉर्म के लिए आवेदन के लिए आया, तो एक अचानक से ऐसे सुभाष जी जोशी करके जो एनयूसीए की लीडरशिप करते हैं, जो करते थे उस समय, तो वो सामने से, मैंने एक मजाक में एक ऐसी घटना हो गई, तो वो सामने से जैसे ही निकले और मैंने उनसे ऐसे मजाक में कह दी कि मुझे ध्यान में था कि पिछले चुनाव में भी वो ऐसा एनयूसीए के नेतृत्व वगैरह कर रहे थे,
तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में एक ऐसी चीज कर दी, बात कर दी, जो कि रास्ते में सामने से कि कैसे आया भाई साहब, कैसे मिल, ऐसे आना हुआ, ऐसे नॉर्मल से ऐसे बातचीत हुई। तो उन्होंने बाद में मैंने कहा तो कि वो एनएससी अभी चुनाव चल रहे ना, उसके बाबत हम लोग कॉलेज में आए। मैं तो आया था एडमिशन फॉर्म के लिए एमए का। तो मैंने कहा ठीक है, एक आधी टिकट हो तो भाई साहब ध्यान रखना। मैंने ऐसे एक मजाक में ऐसे बोल दिया। फिर वैसे मैं तो बोल के वो कि मैं तो निकल गया। 2 दिन बाद मेरे पास फोन आता है उनका वापस, जी। और वो मुझे फोन करके ये पूछते हैं भी कहाँ रहते हो, क्या है आपका, वो पूरा बैकग्राउंड वगैरह जानकारी लेते हैं। तो मैंने तो ये सोचा कि आप बैल मुझे मार वाला, मैंने कहा ये क्या, मैंने तो गले ले लिया, क्या बात है, मेरी क्यों चर्चा करे। मुझे ऐसा उस समय थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ऐसा नहीं हो टिकट दे दे, मैंने तो ऐसे मजाक में कहा था। जी। तो मैंने वापस अगले दिन कॉलेज जाकर मेरे फ्रेंड मित्रगण थे, मित्र मंडली से सबसे बात करी कि यार मैंने तो ऐसे ऐसे मजाक करी थी और मेरे पास फोन भी आ गया, और ऐसा नहीं हो कि मुझे टिकट मिल जाए। कि यार आप लोग ऐसा मना करके आओ उनसे कि ऐसा मुझे टिकट नहीं देते जी। भाई, अपन तो एक ऐसे तो मेरे दोस्त देखो, मित्र तो मित्र होते हैं। तो उन्होंने टिकट, मैंने तो पहले के लिए भेजा था कि टिकट नहीं दिलवाने का। वो पूरी मित्र मंडली, जिसमें मेरे खास मित्र शैलेंद्र सिंह शेखावत करके वो थे, और एक अवतार सिंह भी थे जो आज संसार में नहीं है, मैं उनको आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर। तो मैं उस समय मेरे अच्छे मित्र, उन्होंने क्या किया, कॉलेज के अंदर वहां जो सुभाष जी से उनसे मिलकर सीधा एक ही बात करी कि भाई साहब टिकट दिलवा दो, हम इनको जितवा के ले आएंगे। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी टिकट रोकवाने की नहीं, मेरी पैरवी में चले गए, और ऐसा करके मुझे टिकट दिलवा दी, और उससे मेरी छात्र राजनीति की शुरुआत हो गई। तो ये एक कहता ना, आबेल मुझे मार, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात ऐसा चीज हो गई। मतलब क्या समझे आप, मजबूरी में राजनीति में? नहीं, मजाक में राजनीति में घुस गया। फिर कुछ आपको लगा कि राजनीति अच्छी चीज है? देखो तो ये राजनीति एक, इसको प्लेटफॉर्म अलग रूप में दिया गया है लोगों ने। राजनीति एक सेवा कार्य है जी। इसको एक अलग रूप, लोगों का एक अलग रूप रहा है, लोग इसको अदर तरीके से आते हैं, वो अलग बात। जब मैं छात्र राजनीति में आ गया था, एक मजाक रूप में छात्र चुनाव, लोगों ने, छात्रों ने, मित्रों ने मुझे उसमें जितवा भी दिया। छात्र संघ में होने के बाद में मैंने 1 वर्ष निकाला। मैंने हमेशा उसमें 1 वर्ष केवल छात्रों के कार्य के लिए 1 वर्ष निकाला मैंने, कोई अन्य दूसरी चीज नहीं, केवल और केवल छात्र संघ की राजनीति में मैंने वहाँ के कॉलेज के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका काम का और कॉलेज के हित में मैंने काम किए, अच्छे कार्यक्रम करवाए, सांस्कृतिक हो या अन्य कार्यक्रम हो। तो वो एक मेरी शुरुआत एक सेवक के रूप में या एक सेवा के रूप में मेरी वहां से शुरुआत हो गई। जी। आपने कहा कि आपने एनएसयूआई से उम्मीदवारी की थी। जी। अभी वर्तमान में देखे तो आप बीजेपी पार्टी के समर्थक भी है, और निवर्तमान वार्ड पार्षद बीजेपी से है। पार्टी चेंज करने के मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, पार्टी का तो मैंने कभी दूसरी पार्टी में तो काम किया ही नहीं है कभी। मैं एक छात्र संघ राजनीति में था, मजाक में एक टिकट अब मिल गई, पार भी कर गए। और एनएसयूआई से एनएसयूआई छात्र संघ में था उस समय, पूरी जानकारी नहीं थी कौन सी पार्टी के वो सामने खड़े थे, ये भी नहीं ध्यान में, इतना नहीं था कि क्या है कैसे। तो उसमें एक टिकट जैसे मिलना, या वहां से एनएसयूआई छात्र संघ की राजनीति में गया। मैंने वापस पार्टी कांग्रेस में कभी काम नहीं किया, मैंने एनएसयूआई में काम किया था। छात्र संघ की वो एक कांग्रेस का एक संगठन कह सकते हैं वो जी। फिर मैंने सीधा एबीवीपी ज्वाइन किए। मेरे कुछ विचार उसमें मेल नहीं खाया, और एबीवीपी में मैंने उसी समय छात्र संघ की राजनीति से ही मैंने एबीवीपी में ज्वाइन करी, और एबीवीपी से मैंने फिर करते करते मैं भाजपा के अंदर काम करने लगा, और भाजपा का आज मेरे पास वर्तमान में पार्षद का दायित्व है। मैंने संगठन में भी मुझे जिम्मेदारी मिली थी भाजपा के अंदर। तो इस प्रकार से मैंने राजनीति में भाजपा ही ज्वाइन करी, मैंने दूसरी पार्टी में नहीं था। वो एक छात्र संघ की राजनीति के साथ में शुरुआत वो हो गई थी। अच्छा, जैसा आपने बताया एनएसयूआई कांग्रेस का एक संगठन है, और एनएसयूआई में आप जुड़े भी रहे कुछ समय के लिए, और अभी बीजेपी में और एबीवीपी में भी आपने अपना समय और सहयोग दिया। क्या इन दोनों विचारधाराओं में आपको क्या अंतर लगा? बिल्कुल बहुत कुछ अंतर है। मैंने एनएसयूआई में जब काम किया उस समय से कुछ चीजें मैंने अभी जैसा अभी बताया पहले कि मेरे विचार नहीं मिले। विचार का यही मेन मुख्य था कि दूसरी पार्टियां अलग विचार की है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जी। और मेरे विचार राष्ट्रवादी हैं। तो मेरी तुलना वहां, मेरा कोई अन्य कारण नहीं था, मैं कोई लालचा से नहीं आया बीजेपी या भाजपा के अंदर, न मेरा कोई अन्य कोई कारण था। मैं छात्र संघ की राजनीति में सीधा एनएसयूआई में 2 वर्ष मैंने काम किया,
जी। सीधा मुझे लगा कि यहाँ ये मेरे विचार नहीं मिलते हैं। मैंने एनयूसीआई के पदाधिकारियों से बातचीत करी और मेरे पास पूरे जिले का भी था, तो मैंने वहां से इस्तीफा देकर उनको सीधा सीधा मना किया। मैंने इतना ही कहा मेरा विचार नहीं मिलते। मैंने कोई बड़े राजनेताओं के समर्थन के साथ में मैंने कोई ऐसा ज्वाइन नहीं करी एबीवीपी। मैंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही, उनके साथ मिलकर ही मैंने एबीवीपी ज्वाइन करी। भवानी सिंह राजपुरोहित वगैरह अन्य उस समय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता थे, तो उनके साथ में मिलकर उन सारी पूरे समूह के साथ में, और हम पूरा समूह कुछ ऐसे हमारे जो मित्र कुछ खास कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने एबीवीपी ज्वाइन करी थी। इसके पीछे कोई विशेष ऐसा कोई लालसा का या ऐसा महत्व नहीं रहा, और न ही आगे कभी ऐसा रहेगा। मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा मिलता है, और मेरा विचार यही है और यही रहेंगे। अन्य कोई पार्टियों का कोई किसी प्रकार की लालचा हो, चाहे किसी प्रकार को, कभी ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी भविष्य में कभी आपको मौका मिले तो आप कांग्रेस में जाना पसंद करेंगे? नहीं, कतई ऐसा कतई नहीं। मेरा भारतीय जनता पार्टी से अच्छा जुड़ाव है, मेरे अच्छे विचार मिलते हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से हूँ और वही विचार मेरे मिलते हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी में ही काम करूंगा। राजनीति में आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन है? बिल्कुल, वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए कहें या कैसे भी कहें, मेरे वर्तमान के अंदर मेरे आदर्श कहें, राजनीतिक क्षेत्र में चाहे मेरे स्रोत कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, मैं आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी को मानता हूँ, जिनको मैं हमेशा उस आईने से देखता हूँ। जब व्यक्ति थक जाता है राजनीतिक क्षेत्र में या काम करता है, और थकने के बाद में दोबारा कैसे आदमी व्यक्ति को उठना चाहिए या दोबारा किस प्रकार से काम के अंदर लग जाना चाहिए, वो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखता हूँ, जिन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कहें या देश सेवा में काम किया है, उनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेता हूँ। मेरे आदर्श नरेंद्र जी मोदी जी। जी बिल्कुल। कम उम्र में लोगों का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है, लोगों का आपके प्रति इतना जुड़ाव कैसे है? मैंने हमेशा लोगों के साथ में हृदय से कंधे से कंधा मिलाकर मैंने काम किया। मैंने राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी मैंने पक्ष विपक्ष नहीं देखा। मैंने हमेशा हर व्यक्ति के काम कैसे करवाया जाए उसके साथ में, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, मैं उन चीजों को सबको भूलकर उनके साथ में काम करवाने की विचारधारा रखता हूँ, उनके साथ में जुड़ने की विचारधारा रखता हूँ। और मैंने हमेशा धरातल पर काम करने का प्रयास किया हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेरे वार्डवासी हो चाहे अन्य स्थान से हो। मैंने हमेशा उनके साथ में जुड़कर उनके साथ में एक हर प्रकार से तालमेल बिठाकर हमेशा हर व्यक्ति को मैंने अपना समझकर काम किया है। तो उनका हृदय की भावना से हमारा जुड़ाव रहता है, एक दूसरे का हमारा प्रेम भाव रहता है, और वही है कि उन लोगों का सबका मेरे पे आशीर्वाद रहा है। आपने वार्ड पार्षद के तौर पर सहयोग दिया, अपनी सेवाएं दी। आपको क्या लगता है एक आदर्श वार्ड कैसा होना चाहिए? देखिए, वर्तमान में जो वार्ड संख्या 22 जो हमारा वार्ड है, उस वार्ड का नाम ही आदर्श वार्ड है जी। ये जो एक ग्रुप बना हुआ है उसमें नाम बिल्कुल उसका वार्ड का नाम ही आदर्श वार्ड है जी। वर्तमान की स्थिति में मैं उस चीज को मानता हूँ कि एक आदर्श वार्ड इस प्रकार का वार्ड होना चाहिए जिसमें विकास कार्य तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ मुख्यतः मैं जिनको मानता हूँ भाईचारा, प्रेम भाव और जागरूकता। मुख्यतः मैं जागरूकता का भी उसमें एक नाम लूंगा। हर व्यक्ति उस जागरूकता के अकॉर्डिंग रहे, वो हर व्यक्ति इतना जागरूक रहे कि उनको हर योजनाओं का फायदा मिले, वो ले सके, केवल और केवल एक जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर नहीं रहे। मैं इन विचारों में मिलता हूँ। मैं आज भी मेरे वार्ड के अंदर हर व्यक्ति के साथ मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि हर व्यक्ति उन जो कार्य है जो योजना है वो खुद थोड़ा सा करे, केवल मेरे ऊपर निर्भर या किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर या एक फोन करने से के ऊपर निर्भर नहीं रहे। हालांकि मैंने काफी चीजें इस प्रकार की वो आदत डाली, लेकिन अब धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा वार्डवासी हमारे वार्डवासी उससे थोड़ा ऊपर उठकर काम करे। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर उठ के काम करने का मेरा मतलब ये है कि वो उन धरातल के जो कार्य है उनमें थोड़ा सा वो खुद प्रयास करे, जैसे ऑनलाइन कुछ चीजों को ऑनलाइन जागरूकता के रूप में देखना, कुछ चीजों को वो खुद योजनाओं को पढ़ना, योजनाओं को खुद समझना, खुद उन चीजों तक, जैसे बिजली घर का काम है तो बिजली तक घर तक खुद का जाना, क्योंकि एक आज मैं पार्षद हूँ, कल को कोई और होगा, परसों कोई अन्य हो या कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है वो उनके ऊपर डिपेंड रहे,
वो खुद जागरूक बने। मेरा ये पिछले काफी समय से यही प्रयास है कि हर व्यक्ति जागरूक बने। और जैसा आपने बताया कि आदर्श वार्ड एक वो होता है, वो मैं मानता हूँ कि वो एक जागरूक, हर व्यक्ति उस वार्ड का जागरूक हो, वो हर जानकारी रखता हो, वो हर चीजों को समझता हो, उस चीजों को निवारण करने के लिए खुद प्रयास करता हो। जैसे स्वच्छता को अपन ले लें जी। स्वच्छता के अंदर गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों की व्यवस्था वो खुद वार्डवासी करे। जी। टैक्सी लाना नगर परिषद का काम है, नहीं आना उसकी पैरवी करना हमारा काम है, लेकिन एक वार्डवासी का काम है वो गीला सूखा कचरा अलग से रखे, उसको उस टैक्सी तक में उसमें डाले, कचरे को बाहर नहीं फेंके, ये स्वच्छता। सौंदर्यीकरण में सहयोग करे, पौधा है वृक्ष लगा हुआ है उसको पानी पिलाए, एक पशु पक्षी जो घर के अंदर या कहीं पे भी उनके लिए पानी की व्यवस्था करे। जी। एक आम धारणा, एक आम व्यक्ति, हर व्यक्ति उस रूप का एक व्यक्ति बने। इस वार्ड को जागरूकता में मैंने खूब प्रयास भी किया है। हमारे वार्ड संख्या में लोगों आज जागरूक भी है। मैं चाहता हूँ वार्ड के अंदर व्यक्ति अपने हर मंदिर, अपने मंदिर जो मोहल्ले में मंदिर बने हुए वहां पर जाए, जागरण करे, लोगों के साथ सामूहिक बैठक करे, मिलना हो, विकास के कार्यों में हम तक योजना में पहुंचाए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। केवल जनप्रतिनिधि चाहे वो काम हो ये संभव जरूरी नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ जनता का भी सहयोग होना जरूरी है। जैसे काम चल रहा है तो उसमें कई कठिनाई आएगी, तो उसके लिए धैर्य भी रखे। कई बार पानी की व्यवस्था होती है लेकिन कई बार लीकेज हो जाती है, तो उसमें धैर्य भी रखना होता है, कई चीजें होती है। तो मैं उस जागरूक यदि व्यक्ति होगा तो उसमें समस्याओं के समाधान आसानी से होगा, हमें भी काम करने का एक आसानी तरीका मिलेगा और साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैं उसे आदर्श वार्ड कहूंगा। चुनाव के समय जनता से जो वादे किए थे उनमें से कौन कौन से काम पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है? चुनाव के समय सही बात बताऊं तो मैंने कभी वादा किया ही नहीं जी। ये एक सत्य है, नेता वादा करते होंगे। मैंने काम करने का जो शैली है वो मैंने काम करने की शैली को अपनाया। मैंने राजनीतिक क्षेत्र में जब वार्ड का चुनाव से पहले ही मैंने सेवा कार्य में लग गया था। ये एक सेवा कार्य होते हैं, इसमें वादा करना निभाना ये एक पुरानी पद्धति हो गई है। मैंने हमेशा उन कार्य योजनाएं बनाई, उन कार्य योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जाए मैंने उस पर ज्यादा विश्वास किया। मैंने हमेशा वार्ड के अंदर आज तक जो विकास के काम हुए हैं, कार्य हुए हैं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो सफाई को स्वच्छता को लेकर हो, मैंने हमेशा धरातल पर काम करने का भरोसा ज्यादा रखा है, मैंने उस पर विश्वास ज्यादा किया है। मैंने हमेशा जैसे वार्ड के अंदर वार्ड वासियों के सहयोग से हर काम को सफल बनाने का प्रयास ज्यादा किया है। धरातल पर उतारने के काम को धरातल तक उतारने का मैंने ज्यादा प्रयास किया और वो सफल भी हुआ है। मैंने वादा करके, आज भी मैं कभी वादा नहीं करता कि मैं ये करवा दूंगा। वादे करना और निभाना ये एक अलग प्रक्रिया है। काम करना ये हमने नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखा है कि धरातल पर काम करना, योजनाएं बनाओ और उसको काम करो, लक्ष्य बनाओ, उसका सफल बनाओ, ये हमने सीखा है। तो मैंने हमेशा इस प्रक्रिया में जो है तो काम किया है। जैसा कि हम देखते हैं नगर परिषद के कागजों में वार्ड का एक नंबर दर्ज होता है, लेकिन जनता की जुबान पे देखे तो बाबूजी का वार्ड के नाम से आपका वार्ड जाना जाता है। लोगों के दिलों में ये पहचान और प्यार आपने कैसे बनाया? देखो, ये सभी जनता जनार्दन है, जनता का सबका स्नेह है, प्रेम भाव है। इसी बात में मुझे एक थोड़ी सी घटना याद आ गई। एक घटना मतलब अभी कुछ दिन पहले फोन आया था मेरे पास, किसी बंधु का, पड़ोसी मोहल्ले से था, अन्य वार्ड से। तो उन्होंने सीधा कहा कि बाबूलाल जी कैसे हो, सब वो समाचार पूछ के। तो उसके बाद मुझे सीधा ये बोलता है कि ये आपका वार्ड जो है ये बालोदा शहर के अंदर ही है या बालोदा से बाहर है, कहीं अलग है? तो मुझे मैंने कहा भाई, मुझे ऐसा एक बार ये लगा कि शायद वार्ड में कोई काम नहीं कर पाया या कोई ऐसा नकारात्मक चीज हो गई, क्या हो गया। लेकिन बात ये थी कि वो चीज को ये बताना चाह रहे थे। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? नहीं बालोदा शहर में इसमें ऐसा क्या हो गया? तो क्या यार, काम केवल आपके वार्ड में होता है, हमारे इधर क्यों नहीं होता है? तब मैंने थोड़ा सा सांस ली, अरे भाई काम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो ये सब लोगों का स्नेह है, प्रेम है। और साथ साथ में मैंने अभी जैसा बताया कि लोगों का मुझे
सबकी जागरूकता चाहिए मुझे, मेरे वार्ड वासियों का मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर साथ में खड़े रहने के चाहिए, और रहते हैं। जी। जब भी काम पड़ा, चाहे बड़े नेतृत्व के नेताओं के पास जाना पड़ा, तो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैंने एक मैसेज किया तो उस मैसेज को इतना सटीक मानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे वार्ड, अपने वार्ड में मुझे 2 ग्रुप बनाने पड़े। जी। वार्ड संख्या 22 में एक फर्स्ट और एक सेकंड बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वार्ड मोहल्ले वासी और वार्ड वासी तो उस वार्ड में है ही, अन्य वार्ड वाले कहते हैं कि हमें जोड़ो, वो कहते हैं इसमें इनको जोड़ो। सिपाही से रोजाना नहीं आती है, तो मुझे एक अलग से वार्ड बनाकर अन्य वार्ड वासियों को भी वो सूचनाएं देनी पड़ी। जी। तो इस प्रकार से लोगों का स्नेह है। तो बाबू जी का वार्ड, बाबूलाल जी का वार्ड, ये सही बात है। जहां जाता हूँ मुझे ये सुनने में आता है कि आपके वार्ड में ये कुछ अलग से कैसे हो जाता है। मैं दूसरा क्या, हमारे एमएलए साहब, विधायक महोदय ने भी मुझे एक दिन कहा कि आप इतने सक्रिय हो कि आपके वार्ड के अंदर हो गया, इतना काम हो गया है। और जब लोग वहां पहुंचते हैं उनको भी यही कहते हैं, विधायक महोदय को, डॉक्टर अरुण जी को भी, कि वार्ड संख्या 22 का स्पेशल काम कैसे होता है। तो एक बार एमएलए साहब ने ऐसे हंसी मजाक में मुझे, उन्होंने खुद ने ये बात कही कि वो मेरा वार्ड है, स्पेशल इसलिए काम होता है। तो ऐसे कई चीजें होती है, काम करते हैं। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भाई आप निरंतर प्रयास करते हैं, इसीलिए वो काम होता है। और निरंतर प्रयास करने से पीछे भागना पड़ता है, काम के लिए दौड़ना पड़ता है, योजनाओं को एक्टिव करना पड़ता है, लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। इससे लोगों के स्नेह, प्रेम भाव, ये सब है। इसीलिए लोगों का थोड़ा सा रहता है कि बाबूलाल जी का वार्ड ये सुनने में आता है, बिल्कुल है। और ये सब जनता का प्रेम है। प्रभुलाल जी, अब हम बालोतरा और वार्ड नंबर 22 के कुछ मुद्दों के नाम लूंगा जी। आपको बिना बोले सिर्फ कार्ड उठाकर 1 से 5 के बीच में रेटिंग देनी है कि बालोतरा में उसके क्या हालात है। जी। 1 का मतलब सबसे खराब और 5 का मतलब सबसे अच्छा। तो शुरुआत करते हैं। बालोतरा में सफाई व्यवस्था। सवाल आपने इस प्रकार से पूछे हैं, सोच के देना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। वार्ड नंबर 22 में आपने मुझे ही उलझा दिया है, लेकिन हम क्या करें, सच्चाई नहीं, तो जो बतानी बात पड़ेगी। है वो जनता के सामने आनी चाहिए। जी। लोगों के सामने हर बात रखनी चाहिए। वार्ड नंबर 22 में सफाई की व्यवस्था। जी। बालोतरा में सड़कों की स्थिति। जी। वार्ड नंबर 22 में सड़कों की स्थिति। जी। बालोतरा में महिलाओं की सुरक्षा का माहौल। शिक्षक का माहौल। बालोतरा में सरकारी दफ्तरों में आम जनता की सुनवाई। जी। ये मुझे लगा, जैसा मैंने बताया। चौधरी साहब, जी। आपने बालोतरा में सफाई व्यवस्था और सड़कों की स्थिति के लिए कम रेटिंग दी है, जो कि हमने देखा 3 थी। लेकिन वार्ड नंबर 22 के लिए आपने अच्छी रेटिंग दी है, ऐसा क्यों? देखो, अभी जैसा आपने पहले बताया, पूछा था कि वार्ड संख्या 22 में एक आदर्श वार्ड है जी। एक जनता के साथ में हमने मिलकर जो प्रयास किए हैं, तो वास्तव में वार्ड संख्या 22 में अभी जैसे रोडिप का काम चल रहा है, तो उसमें भी हमने पीछे पड़ के पूरी जनता के साथ सहयोग से, या चाहे मैं भी हूँ, या प्रयास करके पीछे पड़े, मेरा मतलब है प्रयास करके वार्ड संख्या 22 के अंदर हमने सर्वप्रथम काम सड़कों का सबसे ज्यादा पहले काम करवाया है। जी। तो इससे थोड़ा सा रेटिंग, क्योंकि बालोतरा शहर पूरे में जो काम चल रहा है, रोडिप का जो सीवरेज का काम चल रहा है, वो अभी कार्य प्रगति पर है। लेकिन वार्ड संख्या 22 में उसको वो काफी प्रयास करके थोड़ा ज्यादा प्रयास किया गया, तो उससे थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो इसलिए रेटिंग वो स्वाभाविक है कि बढ़ गई। जी। और दूसरा रही बात स्वच्छता के लेकर, मैंने स्वच्छता को लेकर वार्ड संख्या 22 में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी। मेरा एक विशेष ये हमेशा रहा है, सफाई की स्थिति को मैं जिस दिन से जनप्रतिनिधि बना हूँ, जी। उसी दिन से मैंने वार्ड संख्या 22 के अंदर पॉइंट हटाना, जो कचरा का ढेर का पॉइंट है वो हटवाना। हमेशा मेरा, कभी मैंने ठेकेदार की पैरवी नहीं करी। जो सफाई की व्यवस्था नगर परिषद के अंदर है, मैंने उनकी आज तक पैरवी नहीं करी, न मैं उनकी पैरवी करना चाहता हूँ। जनता के हमेशा मैंने सफाई की व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा प्रयास किया।
सौंदर्यीकरण के मैं हमेशा सपोर्टेड रहा। जी और पेड़ पौधे प्रत्येक घर के जो मुख्य मुख्य सड़क के अंदर आगे मैंने लगभग 90 समथिंग जो पेड़ पौधे लगवाए थे, वो आज भी कम से कम उसके 80-90% पौधे पनप रहे हैं। जी वृक्ष जो लगाए वो पनप रहे हैं। उनके ऊपर मॉनिटरिंग 2-3 वर्षों तक लगातार उनको दवाएं और इस प्रकार की खाद वगैरह दी गई। तो सौंदर्यीकरण वगैरह इस प्रकार से कि, और जो जैसा आपने बताया कि स्वच्छता को लेकर हमेशा मेरा एक सकारात्मक सोच रही है, और मैं आज भी वर्तमान में भी वार्ड संख्या 22 की सफाई व्यवस्था को लेकर पीछे लगा रहता हूँ। वर्तमान में हड़तालें चल रही है, तो मैं पूरा नगर परिषद के सफाई निरीक्षक हो चाहे आयुक्त महोदय हो, हमेशा उनके पीछे कहता रहता हूँ कि वार्ड संख्या 22 के अंदर सफाई को लेकर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। जी। कुछ दिन पहले हमारे वार्ड संख्या 22 के अंदर बीच में ऐसा चला था कि एक अपने वीसी होने वाली थी, जी रात्रि चौपाल। जी रात्रि चौपाल होने का ऐसा मुझे विधायक महोदय का निर्देश आया कि भाई आपके वार्ड 22 संघ में वीसी करवानी, रात्रि चौपाल करवानी है। मैंने कहा भाई साहब ये तो खुशी की बात है, तो क्या आपके इधर करवाते हैं? अच्छा, मैं तो और खुशी, बल्कि बहुत बढ़िया है यदि रात्रि चौपाल होती है और उसमें सीएम साहब खुद लाइव रहेंगे, तो अच्छा ये और बड़ी अच्छी बात थी। तो ऐसा मौका मिलेगा और सीएम साहब खुद रहेंगे और कुछ सवाल क्वेश्चन रहेगा तो वार्ड का में कुछ और अच्छा ही होगा। तो ये थोड़ा सा था। तो वार्ड संख्या 22 के अंदर जब चौपाल, रात्रि चौपाल की बातचीत हुई, तो और उसके बाद में जो और संभागीय आयुक्त साहब भी रहेंगे, तो हमारे कलेक्टर महोदय भी उसमें रहेंगे, विधायक महोदय रहेंगे, सारे रहेंगे। तो मुझे तो इतना बढ़िया मौका मिल गया कि अब वार्ड संख्या 22 में क्या क्या कमियां उसको धरातल पर कैसे सुधारा जाए। जी ठीक है, तो मुझे तो वो मौका मिल गया था। सीधा एक ही फोन किया नगर परिषद के अंदर, आयुक्त महोदय और सफाई मैडम, निरीक्षक मैडम को मौका मिला हुआ ही था। रात्रि चौपाल है, हमारा तो एक ही मुद्दा रहेगा सफाई, और सब लेके हम लोग ये बैठेंगे। मेरा एक वो इतना कहना ही था कि सफाई मुद्दा हमारा रहेगा। तो हम सबका एक ये हो गया था कि हम लोग कोई माहौल खराब नहीं करेंगे, लेकिन एक तख्ती के साथ में एक सीएम साहब को या केवल एक सफाई की योजना को हम लोग उन तक बताएंगे। वो ऐसा कोई कारण रह गया कि वो ग्रामीण योजना थी, इसलिए फिर वो रात्रि चौपाल अपने वार्ड में तो नहीं हुई, लेकिन सफाई उस दिन 50 से ज्यादा वहाँ पूरे कर्मचारी लगे, तो साफ सफाई शानदार होगी। तो इससे मुझे ये लगा कि सफाई व्यवस्था अपने लिए, सफाई व्यवस्था में मेरा हमेशा मतलब सकारात्मक रहा है, पूरा पॉजिटिव। इसलिए वार्ड संख्या 22 को मैंने रेटिंग ज्यादा दी है। और मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, ये यहाँ की सबको पता है। जी जी तो कि वार्ड में मैंने हमेशा वार्ड की कोई भी काम को लेकर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी। जब सफाई और सड़कों की बात चल ही रही है, तो एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं। सीवरेज का काम चल रहा है काफी समय से, इसका जिसके कारण सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो रखी है, यातायात पर भी काफी इसका प्रभाव पड़ा, जगह जगह गड्ढे, और लोगों के व्यापार पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। क्या सही में आपका सरकारी सिस्टम फेल हुआ? देखिए, कोई भी काम करेंगे सरकारी योजना से या रूडिप का एक ऐसा ये सीवरेज का एक ऐसा काम है जो प्रत्येक घर तक, प्रत्येक सड़क टूटेगी, प्रत्येक सड़क का टूटना रहेगा, और प्रत्येक घर तक इसको पहुंचाना है। तो हर सड़क टूटने के बाद में उसके घर की व्यवस्था है, पानी की पाइपलाइन का भी इसके साथ में, तो पूरी सड़क को इसके तोड़ने का चलेगा। और इस प्रकार से इस योजना को सफल बनाने के पीछे, जो योजना को सफल बनाने के पीछे प्रत्येक घर तक सीवरेज का कनेक्शन होता है। उस सीवरेज की ये एक लंबी प्रक्रिया हो गई। लंबी प्रक्रिया के कारण से इसको लंबे समय तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। अपने एक छोटा एक घर का मकान बनाते, पूरी गली का आवागमन एक बार अवरुद्ध हो जाता है। तो ये एक पूरी बालोतरा शहर के 60% जगहों पर सड़कें तोड़ना, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक घर के आगे सीवरेज टूटना, प्रत्येक घर की पानी की जो पाइपलाइन है वो नहीं लगना, तो पूरी सड़क एक बार अव्यवस्थित होती है। तो उस योजना को में समय लगता है, उस में धैर्य रखना जरूरी होता है जनता का, और कुछ सिस्टम भी होता है। सिस्टम के मैं बताऊं, जैसे
जयपुर तक कुछ भी चीज को थोड़ा सा परिवर्तन करवाना होता है तो वो एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है, उसको जयपुर तक जाके उसको वापिस जो वहाँ कैबिनेट में बैठे मंत्री जी हैं या आगे जो अधिकारी हैं उन सब से वो एक फाइल चलानी पड़ती है। जी जैसे 4 मीटर की सड़क है और उसको 5 करवाना है तो एक केवल इतने के लिए भी उनको पूरी प्रक्रिया करवानी पड़ती है। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा समय लगता है और सिस्टम में थोड़ी सी ढील भी रही होगी। जी तो इस वजह से इन चीजों में समस्या आ रही है, लेकिन इसका जब भी ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा समस्या का समाधान उस समय पता चलेगा कि कितना शानदार काम हुआ है। पानी की पाइपलाइनें पूरी लग रही है, जी हर गली के अंदर नई पानी की, पूरा बालोता शहर के अंदर पानी की पाइपलाइनें नहीं लगेगी, वापस उसकी सड़क बनाई जाएगी जी और सीवरेज के प्रत्येक घर के कनेक्शन सीवरेज का काम हो रहा है। जी तो ये नालियों की जो अव्यवस्था वगैरह है वो भी खत्म हो जाएगी, सफाई व्यवस्था सुधर जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे लॉजिक, काफी कुछ समाधान भी है, अच्छा काम हो रहा है, सरकार काम आपके करवा रही है। कहने का मतलब है विकास से पहले कुछ कमियां तो देखने को मिलेगी। तो कुछ परेशानियां देखनी पड़ेगी, कुछ परेशानियां झेलेंगे तभी जाके आके सफलता मिलेगी। जी जी आज मैं पार्षद बाबूलाल जी से नहीं, उस बाबूलाल जी से बात करना चाहता हूँ जो कभी गलियों में आम लड़कों की तरह सपने लेकर घूमता था। अपने संघर्ष के वो दिन हमारे साथ साझा कीजिए। हम्म। देखिए बचपन में मैंने मित्रों के साथ खूब पल बिताए हैं। बचपन में मैं खूब खेल खेला हूँ, जी जो क्रिकेट मेरा पसंदीदा गेम है। और मैंने क्रिकेट खेलते समय हमेशा क्रिकेट जब भी मैं घर से मुझे खेलने के लिए जाना होता था तो परिवार में, चाहे वो जून का महीना हो चाहे दोपहर के 2 बजे हो, पानी की व्यवस्था वहाँ है नहीं है वो कोई चिंता थी नहीं। बचपन में मित्रों के साथ में बस मित्रों के आवाज आने बुलाना वो होना चाहिए कि भाई हाँ अब चलना है खेलना है, ये पता चलना चाहिए। चाहे वो गर्मी की छुट्टियां हो चाहे रविवार हो, रविवार का तो हमें इंतजार रहता था कि कब संडे आएगा और कब हम लोग दिन भर खेलेंगे। खेलना तो मंडे ट्यूसडे सब कुछ था ही, लेकिन कब संडे आएगा और कब हम लोग पूरा दिन खेलेंगे, ये खेल का मेरा हमेशा ऐसा बचपन में रहा है। तो कई बार मुझे उस खेल के माध्यम से जैसे खेलना होता था, कई बार पिताजी मुझे ज्यादा ऐसे धूप में या दोपहर को खेलने के लिए मना करते थे, या छुट्टियों में रोजाना खेलना, सुबह से शाम तक खेलना, दोपहर का भोजन तो उसकी जरूरत ही नहीं। पानी भी देखो आजकल व्यवस्था हो गई है, आज से 15-20-25 वर्ष पहले हर जगह पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन फिर भी खेलना जरूरी था हमारे लिए। तो पिताजी कई बार मुझे ऐसा दो ऑप्शन आता था ना कि भाई मैं घर से निकल रहा हूँ अब आप भी खेलने जाना है, पिताजी डांटेंगे या जो भी हुआ या मार भी पड़ सकती है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते थे कि या तो खेलने जाना है और वापस आके मार खानी है, जी और दूसरा ऑप्शन था नहीं खेलना है घर पे रहना है। तो मेरा पहला ऑप्शन वही था, खेलने जाना है वापस आके भले मार खानी पड़े। तो ऐसे खेल के प्रति मेरा हमेशा बहुत प्रेम भाव रहा है। मैं तो उस समय बचपन से ऐसे खेल के माध्यम से हम लोग मित्रगणों के साथ खूब क्रिकेट वगैरह खूब खेला है, पसंदीदा मेरा क्रिकेट रहा है। और जैसे कि आपने बताया संघर्ष, देखिए जीवन में संघर्ष तो आम व्यक्ति हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, चाहे वो जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसको करना ही पड़ेगा। मैं कॉलेज लाइफ के अंदर भी जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव हुए तो वही स्थिति थी पिताजी से राजनीतिक क्षेत्र में मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में घुसूं या छात्र राजनीति में जाऊं, लेकिन जब टिकट देने के बाद में जब बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे बात करी तो उनका मुंह गुस्से से लाल पीला हो गया था कि भाई राजनीति ये अपने बस की बात नहीं है, अपने एक साधारण परिवार हैं, इस राजनीतिक क्षेत्र से नाम नहीं लेना दोबारा। वो टिकट तो मिल गई, अब चुनाव लड़ना कैसे करके मनाया करा। फिर 1 वर्ष वो 1-2 वर्ष निकले, उसके बाद मैं तो वापस मेरा गैप कॉम्बिनेशन हो गया, मैं मेरे काम व्यवसाय और कुछ चीज़ों में लग गया। मैंने इसको विद्यालयों में भी मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, छात्रों को। बीएड मेरे कर रखी थी, बीएड एमए था, हो गया था मेरी। कॉलेज राजनीति के बाद में मैं व्यवसाय में लग गया था, मेरा काफी गैप रह गया था। फिर वापस ये पास चुनाव में मेरे शुभचिंतक और मित्रगणों ने सबने, ये वार्ड के अंदर उन लोगों ने सबने कि नहीं वापस चुनाव लड़ो, और उन सब ने थोड़ा सा मन बना लिया। सब मेरा इतना नहीं था मन कि मैं ऐसे कोई राजनीति में दोबारा वापस आऊं, सबका मन इस प्रकार से सबने मन बना लिया। तो वही बात थी, पिताजी पहले मुश्किल से मुझे इस राजनीतिक क्षेत्र से बाहर निकाला ही था, दोबारा वापस ये लोगों का मानस बन गया। और उसके बाद में जैसे ही मैं
अब कहे कौन पिताजी को, घर पे बात कौन करे? तो लोगों ने कहा कि हम लोग बात करेंगे। वो जो शुभ चिंतक थे, जो वार्डवासी थे, पड़ोसी थे, उन लोगों ने कहा हम कहेंगे। तो वो लोग गए। मैंने कहा भाई आप बोलो, हाँ दे तो ठीक, नहीं नहीं तो मेरा तो मना ही है। इस राजनीति क्षेत्र में तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। तो लोग गए, लोगों ने पिताजी को मनाया। लोगों ने कहा, तो पिताजी ने एक ही कहा कि भाई राजनीति करेगा समाज की भाई जातीय समीकरण कहाँ है? या तो 2-3 गरीब, जातीय समीकरण ही नहीं है, फिर कैसे चुनाव लड़ना जीतना, ये कैसे संभव होगा? तो लोगों ने कहा कि भरोसा रखो, हम पार लगवाएंगे, हम जितवाएंगे। वो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था। टिकट भी मुझे सबसे अंतिम में मिली थी, पिताजी को भी बड़ा मुश्किल से मनाया गया। टिकट भी सबसे अंतिम, भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मुझे सबसे लास्ट में टिकट मिली। वो सब वार्ड वासियों की ताकत थी, मुझे आज भी याद है वो चीज, वो पल। मैं जब मुझे टिकट मिली तो मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, मेरे वार्ड वासियों की आंखों में आंसू देखे, वो मैं पल कभी भूल नहीं सकता। तो मुझे ज्यादा मेरा वार्ड में या लोगों के प्रति काम करवाने का जो मेरा मानस, वो उस समय का मुझे बहुत याद आता है। जो सीनियर लोग थे, जो वृद्ध जन लोग थे, उनका इतना मेरे पे आशीर्वाद रहा। वो संघर्ष के दिन ही थे, मैं ऐसा मानता हूँ। उससे वो एक पल ऐसा लगा मुझे, फिर जीतना, लोगों का प्रेम, वो सारी चीजें हुई। उसके बाद अब सेवा काम कर ही रहे हैं। कई बार संघर्ष भी झेलना पड़ता है, कई बार कई चीजें, ऐसा चलता रहता संघर्ष के दिनों का कोई खास मित्र? है। देखो अलग अलग समय में अलग अलग मित्र आए हैं मेरे। जैसे 8वीं तक क्लास में बचपन के मेरे अलग अलग मित्र रहे हैं। और उसके बाद में मैं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर मेरा एक खास मित्र चंदन डौकिया करके, जो आज एयरफोर्स में है। मेरे काफी लोग नौकरी में गए, सरकारी डिपार्टमेंट में चले गए हैं, लेकिन मुझे इधर दोस्तों ने राजनीतिक क्षेत्र में डाल दिया। तो ऐसे रहे, अलग अलग संघर्ष के अलग अलग जीवन के साथी रहे, जो आज भी चुनिंदा खास मित्र या मित्रगण का है। कॉलेज के लाइफ में मेरे अच्छे मित्र मैंने पहले ही बताया, शैलेंद्र सिंह शेखावत रहे। ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र में मेरे अच्छे मित्र अलग अलग समय में अलग अलग वार्ड के मेरे अच्छे लोग काफी सहयोगी रहे। तो सब जगह अलग अलग मित्र जो हमेशा जुड़े हुए रहे। ऐसा नहीं है कि वो मित्र बने और फिर हमेशा जुड़ते गए और अच्छे मित्र बनते गए। अक्सर देखते हैं युवाओं का रुख शासन प्रशासन, यूपीएससी, आरएस, डॉक्टर, इंजीनियर की ओर ज्यादा रहता है। क्या आपको नहीं लगता राजनीति की और भी एक अच्छा करियर और जनसेवा है? देखिए, मैंने पहले कहा कि राजनीतिक क्षेत्र एक सेवा कार्य है। और पहले बताना चाहता हूँ, मैं एक सामान्य छात्र की तरह रहा हूँ। जब मैं क्लास में था तो मैंने बताया ना कि मुझे अध्यापक ने पहले ही मॉनिटरिंग में डाल दिया। जैसा कहते हैं ना, बचपन में जो अपन सीखते हैं वहां से वो करते हैं। मुझे बचपन में क्लास में, मुझे आज भी याद है, मैं पहली दूसरी क्लास में जब था, उस समय मुझे मॉनिटर बनाया जाता था। तो मैं मॉनिटर लीडरशिप, तो मुझे नेतृत्व उस समय से शिक्षक ने ही सिखाया। सेंट जेवियर विद्यालय में मैं पढ़ता था, उस समय मुझे मॉनिटर बनाया गया। फिर मॉनिटर मैं करता, मैं रेगुलर धीरे धीरे फिर स्कूल का मॉनिटर बना दिया गया। धीरे धीरे मुझे उस प्रकार की वो लीडरशिप मिली। तो अध्ययन रत के पिताजी चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी, बड़ी बड़ी नौकरी में जाऊं। लेकिन सही बताऊं, मैं एक सामान्य छात्र की तरह मैंने अध्ययन किया। वैसे मुझे माहौल भी ज्यादा, पढ़ाई का भी माहौल भी नहीं मिल पाया। लेकिन मैं खुद भी इतना वो नहीं था कि सरकारी नौकरी के लिए मैं ज्यादा प्रयास करूं, या मैंने मेरे खुद की धीरे, मैंने बीएड करी, एमए करी, मैंने प्राइवेट स्कूल में शिक्षक भी बना। लेकिन फिर उसके बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। तो मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जब कॉलेज के समय में मुझे टिकट, उस समय भी मेरा एक सेवा भाव रहा। आज वर्तमान में भी मेरा एक सेवा भाव का कार्य ही रहता है कि मुझे कर्म करने, मैं कर्म पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। और मैं आज भी उस सेवा काम में लगा रहता हूँ। मैं सेवा को ज्यादा महत्व देता हूँ। मैंने तो अभी तक की है, उसमें मुझे सेवा ही दिखी। बाकी अन्य को पता नहीं क्या दिखती है, वो अलग विषय है। क्या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लोग अब आपको वार्ड पार्षद ही नहीं बल्कि एक बड़े नेतृत्व के रूप में देखने लगे हैं? देखो ऐसा है, कॉलेज के अंदर हो चाहे वार्ड में हो, अब लोगों का देखो अलग अलग व्यूज होता है। मेरा काम तो एज एक सेवा कार्य करना है। लोगों का अलग अलग विचार रहता है। लोग कई बार ऐसा यूं कई बार कह भी देते हैं, कई बार बैठे बैठे मित्र भी कह देते हैं, शुभचिंतक भी कई बार बोल देते हैं, अरे क्या मैं तो क्या आगे बड़ा लेवल की तैयारी है। कोई काम करता है तो देखो अलग अलग सबका ऐसा रहता है, चलता है कि कई बार मित्र मंडली बैठते हैं तो ऐसा बातचीत तो मजाक मजाक में कर ही देते हैं। बाकी मेरा अपना तो काम सेवा करने का काम है। कभी विचार नहीं आता
नहीं नहीं, मेरा चला कि खुद का ऐसा कभी नहीं। देखो, मैं चाहूँ ये बनूं या मैं चाहूँ इसमें बड़े लेवल पे जाऊं, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। जनता का प्यार ये देखते हुए जनता हम का बात करते देखो, जनता मैंने अभी बताया ना, जनता ने ही पहले मजाक मजाक में मित्रों ने छात्र संघ की राजनीति सिखा दी, फिर शुभचिंतकों ने वार्ड के अंदर तैयार कर दिया। तो सेवा काम करते हैं, सेवा कार्य चलता है, सेवा भाव कर रहे हैं। अब आगे क्या रहता है क्या नहीं है, अब मेरा काम केवल कर्म करना है जी। और कर्म कर रहा हूँ मैं। इसलिए कर्म नहीं कर रहा, इसलिए मैं सेवा नहीं कर रहा कि मुझे कोई बड़ा पद मिले या नहीं। आज भी मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपको, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, यदि मुझे राजनीतिक क्षेत्र से हटना पड़े जी। तो मैं, या मुझे ऐसा लगेगा कभी कि मुझे हट जाना चाहिए, तो मैं एक सेकंड पल भी ज्यादा नहीं सोचूंगा कि मुझे अब हट जाना चाहिए। मुझे कभी ऐसी निराशा नहीं होगी कि मैं हट गया। मैं ये सोचूंगा मैंने आज तक किया, जो कर्म किया, जो मैंने किया, मैंने सेवा की। जो लोग जुड़े वो अपने थे, और आगे और सेवा कार्य केवल जरूरी नहीं राजनीतिक क्षेत्र में रह के अपन करते हैं। सेवा कार्य मैं स्वयं सेवक हूँ, कहीं पे भी कर लूँ मैं सेवा कार्य। आदमी का व्यक्ति से जरूरी नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र है, ये भी एक माध्यम है सेवा का, कहीं पर भी रह के सेवा कार्य कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको एक दिन के लिए नगर परिषद की पूरी जिम्मेदारी और अधिकार दे दिए जाए तो ऐसे कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे जो आप तुरंत लागू करना चाहेंगे? अच्छा, एक दिन का सभापति चलो आपने पूछा है तो जवाब तो मुझे देना ही है। मेरा देखो, आज जैसे मैं पार्षद हूँ, मेरा कभी कभी कुछ विचार आते हैं मन में। मुझे बालोतरा की सफाई को लेकर के, मैंने वार्ड में मैंने अभी पहले बताया कि वार्ड के अंदर मेरा सफाई में रहा है, तो वैसे ही बालोतरा शहर के अंदर भी मैं सफाई की व्यवस्था जब देखता हूँ, कहीं कहीं जैसे ऐसे कूड़े कहीं पड़ा है, या तो मन में ये होता है कि पाबंद करना चाहिए इन लोगों को, कुछ न कुछ रास्ता नहीं। बोर्ड बैठक में हम लोग सफाई के बारे में बोलते हैं, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि भाई पार्षद है इनका भी दायित्व बनता है। हमारा केवल वार्ड तक ही नहीं है, वार्ड बालोतरा शहर में पार्षद है तो हमारा दायित्व बालोतरा शहर का भी बनता है, प्रयास करते भी हैं। बोर्ड बैठक में कई बार हम लोग इस मैटर को, मुद्दे को लेकर, सफाई या अन्य मुद्दों को लेकर हम लोग, हमारे बोर्ड के खिलाफ भी बोलना पड़ता है तो बोलते हैं, क्योंकि सफाई व्यवस्था मुद्दा एक बालोतरा शहर में है, और यही सौंदर्यीकरण, यही दिखेगा। सफाई होगी तो एक अच्छा सा सौंदर्य, बालोतरा सुंदर दिखेगा। बालोतरा सुंदर दिखेगा तो सबका एक व्यवस्थित काम होगा। और कई बार ऐसा महसूस भी होता है कि भाई यदि मेरा, जैसे एक दिन का आपने बताया, यदि मेरा सबसे पहला मुझे कोई काम करने का मौका मिले इस प्रकार से बालोतरा शहर की व्यवस्था को लेकर, तो मैं सबसे पहले सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से पाबंद करूंगा, और उसमें पहले दिन ही उनको एकदम से बालोतरा शहर की सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के ऊपर, उनके ऊपर पाबंद लगाऊंगा, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे ठेकेदार हो। मेरी तरफ से सबसे पहला काम बालोतरा में सौंदर्यीकरण रहेगा। जी, सफाई के साथ 2 अन्य कार्य। दूसरा मेरा काम, मुझे आज जहाँ जाते हैं, चाहे जगह जगहों पर, सड़कों के ऊपर, आधी सड़क तो अपने यातायात में मिलती है, और आधी सड़क के ऊपर ठेले खड़े होते हैं, या अतिक्रमण के रूप में अपन देखें, मतलब कहीं पर भी दुकान लगा दी, या लोगों ने व्हीकल खड़े कर दिए, वाहन खड़े कर देते हैं, या इस प्रकार से अपन को लगता है कई बार ठेले कर लगे हुए। मैं उनका ये नहीं कह रहा कि उनका मैं वहां उनको हटवाऊंगा, मैं उनकी सुचारू रूप से सही व्यवस्था करूंगा उन ठेले वालों की। मेरा ये हमेशा इच्छा होती है कि इन लोगों की व्यवस्था, एक अच्छी जगह व्यवस्था की जाए, एक मार्केट बना के इनको दिया जाए, या एक यथास्थान पूरा। यदि मैं कह रहा हूँ सब्जी मंडी है, लोग सब्जी लेने जाते हैं, वैसे ही यदि ठेले वाले या ये व्यवस्थित सुचारू रूप से कोई अलग अलग जगहों पे, जैसे बस स्टैंड पे एक व्यवस्था कर दे, ऐसे ही सब्जी मंडी के पास इनकी व्यवस्था कर दे, ऐसे ही छतरे को मोर्चे के पास, इस प्रकार से अलग अलग जगहों के ऊपर इनकी व्यवस्था करके इनको दूसरे एक यथास्थान दे दिया जाए, जिससे कि वाहनों के ऊपर बीच में इनका, हमारा आना आवागमन नहीं रुके, वाहन भी लोगों नहीं रोके बीच में, रास्ते में बीच में नहीं रोके। तो ये मेरा सबसे पहले इनका दूसरा मेरा ये रहेगा कि इनको हटाकर एकदम सड़कों को बड़ी करना। एक समय बीच में, पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी, उस समय यहाँ के एसडीएम साहब अपने प्रभाती लाल जी एसडीएम थे, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बहुत बढ़िया प्रयास किया था, वो आज भी हमें याद है। उन्होंने हमेशा चौड़ी सड़कों के ऊपर जो अतिक्रमण थे उन सबको हटवा दिया था,
और शानदार बालोतरा के अंदर उनके प्रति हमेशा लोगों का इतना रुझान है कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनके नाम का एक मार्ग भी बना है, प्रभाती लाल जाट मार्ग करके, ऐसा एक मार्ग भी बना है। तो वो मार्ग, वो वास्तव में हमने देखा उस समय उन लोगों का एक सकारात्मक सोच हुई, लोगों को ये लगा कि यार वास्तव खुद कई बार खुद प्रयास करते थे, हवा निकाल लेते थे, ऐसी चीजें हमने देखी है। तो मतलब मैं ये उनका इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा काम वो अच्छा किया, उनका कार्य, ये मुझे भी लगता है कि ये होना चाहिए। आज से हर जगह खड़े हो जाते हैं, कोई भी चीज बीच में गाड़ी रोक देता। हमारे पास केवल 10 फुट या 15 फुट के बड़े पुलिये के आगे देखेंगे, नीचे उतर के तो 15 फुट की जगह मिलती है। तो मेरा ये दूसरा ये काम रहेगा। एक अन्य प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट में मेरा ये मानना है, जहाँ पे भी जो मीट और मांस की दुकानें जो जगह जगहों पे जो है बालोदा शहर के अंदर, उनको कहीं बालोदा शहर से कहीं अन्य स्थान पे हो, बालोदा शहर के अंदर उनको बिल्कुल नहीं हो। मेरा ये प्रयास तीसरा ये रहेगा। जनता हर महीने पूरा बिजली का बिल भर रही है, फिर भी उसे लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती मिल रही है। क्या आपको नहीं लगता बाबूजी ये जनता के साथ धोखा है या नहीं? देखिए, बिजली की व्यवस्था जो बालोदा शहर के अंदर, या कहें तो ये कोई आज वर्तमान की स्थिति नहीं है, ये पूर्व में भी सरकार के समय भी इससे ज्यादा खराब स्थिति थी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अपने बालोदा शहर के अंदर 33 केवी GSS दिया गया है, जो काम अंतिम दौर में है। वो काम अंतिम दौर में, जब कुछ ही दिनों में अब वो उसको लागू कर दिया जाएगा। 33 केवी GSS से बालोदा शहर की काफी व्यवस्थाएं, बिजली व्यवस्थाएं सुधार हो जाएगा, वोल्टेज की समस्या का काफी समाधान हो जाएगा। और उसके साथ साथ अपने PM सूर्य घर योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके अनुसार घरों के ऊपर रूफटॉप पर तो सारे सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा रहे हैं। उससे भी काफी खपत अपने बालोदा शहर के अंदर या पूरे भारत देश के अंदर काफी चीजें, बिजली के सुधार कार्य चल रहे हैं। और जल्दी ही बिजली व्यवस्था का बालोतरा के अंदर हमें उम्मीद है कि व्यवस्था काफी समाधान हो जाएगा। बालोतरा नया जिला बना, लेकिन जनता पूछ रही है, बड़े ऑफिस नहीं, रोजगार नहीं, सुविधाएं अधूरी। क्या आपको लगता है बाबूलाल जी कि ये जिला बनना एक राजनीतिक नारा बन के रह गया? देखिए, जिला बनने के बाद में कुछ सुविधाओं के लिए समय लगता है। कलेक्टेड बनने के बाद में बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जमीन अलॉटमेंट होती है, जमीन के ऊपर वहां पर बिल्डिंग पूरा निर्धारित होती है, बिल्डिंग में बनाई जाएगी, उसके बाद में पूरी व्यवस्थाएं होती है और बहुत सारी चीजें, खर्चा भी होता है, बहुत सारी चीजें, उसको व्यवस्था में समय लगता है। तो वो कार्य प्रगति पर है, अभी जमीन अलॉटमेंट का चल रहा है। इसके बाद में अन्य अन्य व्यवस्थाएं सारी जो है, देखो धीरे धीरे निरंतर होगी। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं प्रयास में नहीं है, सारी चीजें होगी। अभी कलेक्ट्रेट वगैरह अन्य स्थान पर है, तो उसकी खुद की जमीन अलॉटमेंट होगी और जल्दी उसका कलेक्ट्रेट का काम शुरू होगा और वहां पे दिया जाएगा। रही बात रोजगार की, देखिए इसको हर चीज में जो चीजें योजना लागू होती है उसके ऊपर धीरे धीरे समय भी लगता है किस चीज का, तो उसमें भी धीरे धीरे काम होगा। कलेक्टर बना है तो यूआईटी, जैसे अपने बालोदा को यूआईटी भी बनी है। अन्य ऐसी सारी, जैसे खाद्य सुरक्षा की भी अपने यहाँ बालोदा के अंदर ऑफिस आ गई है, जो कलेक्टर बाढ़ में कई ऐसे फॉर्म, छात्र जो कॉलेजों के फॉर्म या यूनिवर्सिटी कोई भी ऐसे फॉर्म भरने के लिए बाड़मेर या अन्य जिले वहां जाना पड़ता था, वो बालोतरा के अंदर है। कलेक्टर तक जाना होता तो बाड़मेर यहाँ से 100-110 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। सारी बालोतरा के शहर के अंदर इनको सुविधाएं जनता को मिली है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बालोतरा में मिली है और मिल रही है, और भी आगे भी अच्छे से काफी चीजें मिलेगी। कलेक्टर होने से एडीएम साहब भी, एडीएम जो ऑफिस है वो भी यहाँ अलॉट होगी, एडीएम यहाँ भी बैठते हैं बालोतरा के अंदर। तो काफी चीजें सुधार हो रहा है और होगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसका फायदा मिलेगा जनता को, कुछ मिल रहा है और कुछ और भी मिलेगा। थोड़ा समय लगता है, हर कार्य को सुचारू रूप से धरातल पर उतरने में समय लगता है। क्या कोई ऐसा सपना जो अधूरा रह गया है और आज भी उसे पूरा करने की इच्छा रखते हैं? देखो, सपना मेरा ऐसा कोई बड़ा सपना करके तो मैंने कर्म पे ज्यादा भरोसा किया है। ऐसा सपना देख या ऐसा है नहीं कि भी मैंने बचपन में
एक सपना जरूर बचपन में देखा था। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरा बड़ा यूं था कि हालांकि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं था कि मैं कोई टीम में या आगे सेलेक्ट हो जाऊं, नहीं मुझे कोई इतना प्लेटफॉर्म मिला कि भाई मुझे वहां प्रैक्टिस या ऐसी कोई एकेडमी या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था। लेकिन मन बड़ा होता था जब भी मैच देखता था सचिन तेंदुलकर या अन्य खिलाड़ियों को कि यार खास इनसे मिलना हो जाए, एक बार मिलना भी हो जाए, चाहे भले या फिर भले एक बार क्या पता कभी टीम में खेलूं, ऐसा सपने देखता था। हालांकि वो मुझे भी पता था कि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूं कि मैं वहां पहुंचूं, और ना मुझे ऐसे कोई प्लेटफॉर्म मिला था कि भाई एकेडमी या ऐसा कोई। लेकिन बड़ी बड़ा वो बचपन की याद जब वो याद आती तो बड़ा मन होता था, यूं सब रात को सोते समय भी वही सोचता था कि यार काश मैं एक बड़ा प्लेयर बनूं। जी। ठीक है, प्लेटफॉर्म बिना प्लेटफॉर्म क्या खेलते थे, खेल का इतना प्रेम था खेल क्रिकेट से, तो उस समय का ये जरूर मन में सपना रहता था। लेकिन एक बार एक बात मुझे जहाँ तक याद आ रही है, तो एक बार क्या है, पिताजी ने शाम के समय जैसे जैसे बैठे थे बातचीत में कहा कि यार एक क्रिकेट टीम में मैनेजर या ऐसा कुछ, मुझे अभी पूरा याद तो नहीं है लेकिन ऐसा कोई है जो इधर के भाई, तो ये हमारे इधर क्षेत्र के हैं, कभी ऐसा मौका मिल जाए, क्या पता है मौका मिल जाए तो खिलाड़ी कभी मिलना हो जाए, तो ऐसे मतलब ऐसे मजाक मजाक का। लेकिन मेरे लिए वो पूरी रात को नींद नहीं आई कि यार क्या पता मिल सकता हूँ मैं। तो मेरा उन खिलाड़ियों से मिलना भी एक सपना था कि क्या पता कभी हाथ मिलना ही मिलाना ही हो जाए, तो कभी ऐसा। तो ऐसे यूं सपने तो देखो, ये तो एक ऐसा नॉर्मली मुझे बचपन की याद आ गई, आपने बात करी तब सपने की। सपने तो देखते रहते हैं, जीवन में बहुत सारे सपने होते हैं, जीवन में हर प्रकार के हर जगह के सपन जो भी अपन काम करते हैं वहाँ के हर चीज में अपन विचार करते हैं, सोचते हैं, उद्देश्य लक्ष्य सब रखते हैं। वैसे मैं कर्म पे ज्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जैसा कर्म करूंगा वैसा आगे बढ़ूंगा, तो मेरा थोड़ा उस पर ज्यादा ये रहता है। जी। एक जन सेवक तभी खुल के जन सेवा कर पाता है जब उसका परिवार उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा होता है। आप तो पूरे वार्ड के लाडले हैं। जी। आपकी इस कामयाबी के पीछे आपके परिवार का सब्र और कितनी खामोश दुआएं हैं। देखिए राजनीति का मैंने जैसा भी आपको बताया कि मेरे पिताजी तो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आऊं, हालांकि वो इसको एक दलदल के रूप में भी देखा है वो क्योंकि उन्होंने दुनिया में चीजें देखी है कि राजनीतिक क्षेत्र में रहने वालों को बहुत सारी चीजें ऐसा सुनने में आया होगा, या जैसे भी उनको ये राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा ठीक नहीं लगता है। तो देखो आपने जैसा कहा कि परिवार की बात करें तो मेरी माताजी जरूर मेरी राजनीति को लेकर चिंता करती है, क्योंकि राजनीति क्षेत्र में इतना काम रहता है। कभी एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में छोटे से कार्यकर्ता में भी इतना रहता है कि भोजन समय पे हुआ नहीं हुआ इसका नहीं रहता। तो मेरी माताजी जरूर चिंता करती है, कई बार कहती है हाल अज्जी घरे आयो को रोटी जिम्मे कहीं हैंग दिन ना राजनीति में पड़े रहे। ये हमेशा मेरी माँ कई बार ऐसे कहती है, क्योंकि माँ को हमेशा एक चिंता होती है कि बच्चे ने भोजन किया नहीं किया। ठीक है, तो वो हमेशा इस भोजन को बस क्या तू भोजन कर ले, टाइम पे रोटी खाना टाइम पे खा ले, फिर बोली तू बाहर तेरे ये सेवा में लगा रहा है बोली। तो एक ये हमेशा माँ का रहता है, जीव रहता है। पिताजी राजनीति में कभी नहीं चाहते थे कि भाई राजनीति क्षेत्र में मैं रहूं। पहले अभी अभी जब सब ठीक चल रहा है तो पिताजी लगता है कि नहीं अच्छा काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, लोगों को बढ़िया दिल जीता है। अब खुश हुए हैं बहुत समय बाद कि लोगों के दिल जीता है। लोग आके जब पापा को पिताजी को बोलते हैं अलग से कि नहीं बहुत अच्छा कर रहा है, तब जाके पिताजी को थोड़ी काफी खुशी मिलती है कि हाँ बच्चा सही जगह है। और सही बात हमारे आप पारिवारिक में देखो, इस परिवार में बहुत सारी चीजें होती है। राजनीतिक परिवार, इसमें दोनों का तालमेल बिठाना, बहुत सारी चीजें होती है। कई बार दिन भर परिवार में समय देना रहता है, वो समय नहीं दे सकते, बच्चों को समय नहीं दे सकते, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें। क्योंकि देखो दोनों चीजें तालमेल बिठाना और राजनीति समय उसमें समय चाहिए, परिवार में भी समय देना होता है, व्यवसाय को भी समय देना होता है। इन सबको तालमेल बिठाकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जीवन में। लेकिन उसको धैर्य के साथ में, सकारात्मकता के साथ में अपन लोग इसको मैनेजमेंट करना होता है। उस मैनेजमेंट के साथ में यदि आगे बढ़ते हैं तो काम पार लगता है। नहीं तो बात सही है कि परिवार में कई बार हमारे और श्रीमती जी के बीच में कई बार ऐसी चीजें
समय नहीं देते हैं, तो थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा ही हो गया, भाई समय नहीं दे रहे हो, पूरा पूरा समय जनता में, परिवार में कब समय दोगे, ऐसा कभी कभी ताने मिलते ताने मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये चीजें एक नॉर्मल, देखो कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में या अन्य स्थानों में रहे, समय हमेशा हर जगह, तो सब मैनेजमेंट करना पड़ता है, सब व्यवस्थित करना पड़ता है, परिवार को भी देना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। मैं तो, मेरी गुड़िया जो है उसको अभी मैं ज्यादा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे सीकर एक बोर्डिंग हॉस्टल में डालना पड़ा। अच्छा। जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा समय बच्चों के ऊपर पढ़ेगा, तो उसकी पढ़ाई व्यवस्था खराब हो जाएगी, उसको माहौल चाहिए, माहौल कैसे दें, हर व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, माता पिता की सेवा करने में भी समय देना पड़ता है, परिवार में भी समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे छोटी मोटी कठिनाइयां तो आती है, लेकिन उसको धैर्य के साथ समय बैठाना जी। पड़ता है। हमने सुना है कि आप जाट समाज में अपनी एक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और नवयुग मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए, और दूसरी ओर देखें तो आप उस वार्ड में वार्ड पार्षद के रूप में चुने जाते हैं जहां पर आपके समाज के वोट नगण्य हैं। इन दोनों जिम्मेदारियों को आप एक साथ कैसे निभाते हैं और दोनों में एक साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, वार्ड के अंदर जहां मुझे जनता ने चुना है, वहाँ जातीय समीकरण बिल्कुल भी नहीं है, जी वहाँ केवल 2-3 घर ही है। जी। तो पब्लिक ने मुझे वहां पे पार्षद के रूप में चुना, पार्टी ने मुझे टिकट दी, जनता ने मुझे चुना जहां नगण्य वोट है। उसी प्रकार से समाज ने मुझे इसी ओंदे को महत्वपूर्ण देखते हुए कि मुझे जहां जिस स्थान से चुना गया, जहां पे मुझे जाति समीकरण नहीं है, तो मुझे उसी चीज को देखते हुए समाज ने ये नोटिस किया कि अन्य समाज के साथ में तालमेल बिठाने वाले बिठाया कैसे जाता है, मतलब जो मैं बिठा रहा हूँ उसको देखते हुए समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी। जी। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। स्वर्गवासी श्रीमती मदन कौर जी हमारे समाज के आजीवन अध्यक्षा रही है, आज वो संसारिक जीवन में नहीं है। उन्होंने मुझे एक वीर तेजा जी विकास समिति, हमारे यहाँ की जो संस्था है, उसका मुझे ट्रस्टी बनाया, और मैं सबसे कम उम्र का, मुझे उसमें मैं ट्रस्टी हूँ वर्तमान में। तो जब मैंने बार बार ये जानने का प्रयास किया कि भाई मुझे ऐसा क्या जो कम उम्र के अंदर इतना मुझे समाज की, ये समाज की, देखो नवयुग मंडल का अध्यक्ष एक नवयुग का दायरा हो जाता है, वीर तेजा विकास समिति का एक बड़ा वो दायरा यूं हो गया कि वो एक बड़ा मतलब एक मजबूत बड़ा संगठन मानते हैं उसको हम लोग। उसके अंदर मुझे ट्रस्टी बनाया गया, तो उसके अंदर ट्रस्टी बनाने का मेरे मन में बार बार विचार है कि मुझे सबसे कम उम्र का, इतना मेरे पास तजुर्बा भी नहीं है, फिर भी मुझे बनाने का क्या ऐसा उचित है। तो मैंने जब पता लगाया तो मुझे श्रीमती मदन कौर जी खुद ने जब मुझे बुला के ये कहा कि बेटा मुझे आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। उन्होंने मुझे जब ये चीज कही तो मैंने बड़ा अचंभित था कि मेरे पे इतना भरोसा, सबसे कम उम्र का इतना क्यों, कैसे। तो मैंने कई बार जानने का प्रयास किया, 2-4 बार, तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि उनका मेन मुख्य मुझे उस कमेटी में लेने का एक ही रीजन था कि मैं उस स्थान से पार्षद हूँ, मुझे उस स्थान से चुना गया जनता ने जहां हमारे समाज के या जातीय समीकरण के तो बिल्कुल भी वोट नहीं है। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार ऐसा कहा भी था कि बेटा अन्य समाज के साथ में लेके चलना, सभी समाजों को लेके चलना, सभी समाज के साथ में काम करना, अपने समाज की स्थितियों को, अपने समाज को अन्य समाज के साथ में जोड़कर काम करना है। ये मुझे बार बार कहा, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे वीर तेजा विकास समिति कमेटी के अंदर भी मुझे इसलिए लिया गया कि मैं अन्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, ज्यादा जुड़ा हूँ, जुड़े हुए सब होते हैं। तो और दूसरा, मैं वहां से पार्षद हूँ जहाँ समाज के नगण्य वोट है, और इसी वजह से मुझे जाट नवयुग मंडल का अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिली कि भाई हर समाज से जुड़ा हुआ। तो ये एक मेरे लिए सामाजिक रूप से सबको जोड़ना, अन्य समाज से तालमेल बिठाना, ये एक मुझे जिम्मेदारी दी गई, इसी वजह से मुझे जिम्मेदारियां मिली है। और उसको मुझे तालमेल बिठाना और आपस में कैसे सामंजस्य बिठाना, इसमें मैं अच्छे से प्रयास करता हूँ। बहुत सारे ऐसे चीजें जो आई है जिसमें समाज के आपस में तालमेल बैठे, ऐसे कार्यक्रम हो, तो उन सब में मैं पूरा प्रयास करता हूँ। आपके सहयोग से
समाज में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिला जो अक्सर पहले नहीं देखा जा रहा था? समाज के अंदर हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे, देखो सबने अपना अपना प्रयास किया है। जी। जो आज तक जो बने हैं, अध्यक्ष का नेतृत्व किया, उन सबने अपने अपने अच्छा प्रयास किया, सबने जी। अपना अपना काम किया। जी। मुझे कुछ ऐसा मौका मिला, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं उस स्थान से जनप्रतिनिधि हूँ जहाँ समाज की नगण्य है। और वीर तेजा विकास समिति में भी मुझे इसलिए लिया गया कि मैं अन्य समाज के साथ तुलना करूं। तो मेरा मुख्य फोकस आज भी यही रहता है कि हम जाट समाज का अन्य समाज के साथ में कैसे तालमेल बैठे, किस प्रकार से कैसे क्या प्रयास किए जाए जिससे कि हमारा समाज और अन्य सारे समाज एक सामूहिक रूप से जुड़े। सद्भावना का कैसे हम लोग सद्भावना एक दूसरे की भावना बैठा पाए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है। जी। यही चीज जैसे कई हम लोग संस्कार शिविर में अभी हमने संस्कार शिविर शुरू करवाया, जिसमें हमारी एक अच्छी टीम तैयार हुई। प्रथम बार पिछले वर्ष जो हमने संस्कार शिविर करवाया था, उस समय एक मेरे लिए भी नया था प्रयास, पहला प्रयास था समाज अध्यक्ष बनने के बाद में। तो उस समय एक नई टीम तैयार हुई। नई टीम, काम करने वाले खूब लोग हैं, उनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ये मैंने प्रयास किया कि बुद्धिजीवी लोग समाज के अंदर आगे आए, बुद्धिजीवी लोग समाज को संभाले। जो शिक्षित लोग हैं, अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पंच पटेलों से दूर हटके वो अपना काम कर रहे हैं। उनको सामाजिक रूप में पंच पटेलों, पंचायतियां, वो सब एक अलग विषय है। समाज के अंदर निर्णय की भूमिका में एक बुद्धिजीवी लोग आगे आए, बुद्धिजीवी लोग इसमें समाज को सकारात्मक दृष्टि की ओर ले जाए। ऐसा एक प्रयास मैंने किया। मैंने एक संस्कार शिविर, हमारी टीम ने एक संस्कार शिविर करवाया, वो बहुत बढ़िया अच्छे से प्रयास हुआ, अच्छा सफल हुआ। उसमें एक और नई टीम तैयार हुई जो सारी शिक्षित, सारी बुद्धिजीवी टीम। दूसरा, हमने उसके बाद में कार्य करवाया समाज के अंदर खेलकूद प्रतियोगिताएं, जिसमें छात्र छात्राओं में खूब भाग लिया। बहुत बढ़िया, अच्छे से छात्रों ने और बच्चों ने और महिलाओं ने, माता शक्ति ने, सबने बहुत बढ़िया, युवाओं ने, सबने बढ़िया लिया और शानदार रहा वो भी कार्यक्रम। उससे हम सारे समाज के लोग जुड़े, हमारे समाज के सारे लोग वहां जुड़े, समाज में एक दूसरे से परिचय हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, खेल कूद के माध्यम से भी हुआ। एक हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृति का कार्यक्रम करवाया महिलाओं के तो महिलाओं में उसमें खेलकूद का भी करवाया और संस्कृति का भी हमने करवाया। उसमें वेशभूषा का बहुत शानदार हमारा एक कार्यक्रम, जो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में बहुत उसकी एक प्रशंसा हुई। अच्छा। और हर जगह वो पुरानी पुरातात्विक संस्कृति को हमने वापस धरातल पे लाया, वापस सामने दिखाया। जो समाज की एक पुरातात्विक संस्कृति थी, हमारे 1980 के दशक के पुराने गहने पहने हुए, अच्छा, उनको वापस हमने सामने, समाज के सामने प्रदर्शित किया। जी। और उसके साथ साथ में हमने मैराथन दौड़ करवाई, जिसमें बहुत सारी संख्या में, सैकड़ों संख्या में उसमें लोगों ने भाग लिया। हमने दादा पोता और पोती की दौड़ जैसी रेस हमने बालोतरा में करवाई। जो न्यूज, जो समाचार पत्रिकाएं थी, उनके सबसे मुख्य पृष्ठ पर, जो मेन पृष्ठ होता है समाचार पत्रों में, उस पृष्ठ में आई, जो पूरे राजस्थान की एक टॉप न्यूज बनी एक दिन की, जिसमें दादा पोता पोती दौड़, जिसमें भाग भीमा जैसी एक थिंक बनी। अच्छा। तो इस प्रकार के हमने कुछ नए प्रयास किए, कुछ एक समाज को जागरूकता का प्रयास किया, मातृशक्ति को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं आगे आए, समाज आने वाले समय के साथ में परिवर्तन कैसे हो, समय के अनुसार समाज कैसे आगे बढ़े, ये प्रयास कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है। हमारी एक बढ़िया अच्छी टीम बन चुकी है समाज के अंदर। समाज के अंदर वो शिक्षित, वो बुद्धिजीवी टीम बहुत बढ़िया प्रयास कर रही है। मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा, हमारी टीम कर रही है, और धीरे धीरे और वो टीम बढ़िया बन रही है, हमारी और मजबूत टीम बन रही है। वही समाज में एक बुद्धिजीवी और काम करने वाली यदि टीम आगे आ जाएगी तो समाज का अपने आप अच्छा हो जाएगा। और सारी सकारात्मक सोच वाले लोग हैं जी। महिलाओं को आगे आना चाहिए, वर्तमान की स्थितियां यही है, तो हम वही प्रयास करें कि माता शक्ति आगे आए। आने वाला समय है, जागरूकता लानी होगी, तो जागरूकता लाने वाला व्यक्ति चाहिए, समाज को आगे लाने वाला व्यक्ति चाहिए, और वो प्रयास किया जा रहा है।
और पूरी टीम करे। मैं ये चाहता हूँ, आज मैं मेरे पास अध्यक्ष का जिम्मेदारी जब तक समय सीमा तक है, लेकिन हमारी टीम जो समाज के अंदर काम कर रही है वो केवल और केवल किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। आने वाले समय के अंदर एक ऐसी टीम तैयार हो जाए जो पूरे समाज के अंदर हमेशा काम करे, हमेशा आगे बढ़कर काम करे, राजनीतिक लोगों से दूर हटके। भले ही मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर वो टीम अपने आप काम करे, अपने आप आगे हर प्रकार के निर्णय, समाज के निर्णय वो बुद्धिजीवी लोग ले। मेरा एक ऐसा प्रयास है कि ऐसे लोग आगे आए, ऐसा काम करे और कर भी रहे हैं। अभी कुछ ही समय में हम संस्कार शिविर और दूसरा संस्कार शिविर अभी करवा रहे हैं, तो वो भी हम करवाएंगे। कुछ समस्याएं भी आती है, कई ऐसी स्थितियां भी बनती है, लेकिन उन स्थितियों से, उन समस्याओं से घबराने वाला हमारी टीम नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और अच्छा काम करेंगे। समाज को किस प्रकार से हम लोग बढ़िया उनको आगे बढ़ाएं, समाज को कैसे जागरूक करें, और कैसे वो हम प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और ऐसी टीम हमारी पूरी तैयार है। क्या आपको नहीं लगता ये सहयोग अन्य समाज की भी अपेक्षा है? देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया, मैं अन्य समाज से तो जुड़ा हुआ हूँ, सभी समाजों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है, वहां तो मैं काम कर ही रहा हूँ भाई, वार्ड में सारे समाज के लोग हैं, वहां काम कर रहा हूँ। अब समाज में कर रहा हूँ सुधार, वहां हमारे समाज को भी सख्त जरूरत है कि इसमें वहां पे भी सुधार हो, प्रयास कर रहे हैं। समाज का अन्य समाज के साथ में तालमेल कैसे बने, ये सबसे वर्तमान की स्थितियों में देखते हुए सख्त जरूरत है, और वो मैं प्रयास कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है जी। जैसे अभी इससे पहले हिंदू सम्मेलन करवाया आपने, वार्ड सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन जो एक योजना के तहत अपना पूरे भारत देश में हुआ, तो अपने इधर मोहल्ले में भी हुआ, बहुत शानदार हुआ। पूरे समाज ने, पूरे मोहल्ले ने मिलकर काम किया, तो बहुत शानदार भव्य, और अपने इधर मोहल्ले में तो बहुत भव्य शानदार हुआ था। बालोतरा के में बहुत अच्छे से इंस्टाग्राम पे रीलें चली थी, हमने भी देखा। हाँ, तो आपने खुद ने देखा, वो धरातल पे काम जो हुआ था वही इंस्टा पे आई, मसाल रैली। हाँ बिल्कुल, मसाल रैली निकली, फिर बाइक रैली निकली, उसके बाद में जो हजारों की संख्या में मातृ शक्ति ने जो उसमें भाग लिया, कलश यात्रा निकली, फिर पुरुषों ने लिया, फिर उसके साथ में ऊंट, घोड़े, इस प्रकार से वहां जो यात्राएं निकली, शानदार भव्य यात्रा, बहुत शानदार थी। वो देखना, इस प्रकार से सामाजिक रूप में सद्भावना और समरसता के ये तो काम चल ही रहा है, ये तो कर ही रहे हैं। साथ साथ में चाहते हैं कि समाज का भी नेतृत्व तो मिल गया है, उसको भी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, तो उसको भी कैसे अच्छे से निभाएं, और एक ऐसी टीम तैयार कर दें जो धीरे धीरे सारे लोग, अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग हर जगह, हर क्षेत्र में अच्छा काम करे। ये मेरा तो हमेशा ये प्रयास है। अब हम लेते हैं रैपिड फायर, जिसमें आपको कुछ शब्दों में जवाब देने हैं। बालोतरा की सबसे बड़ी समस्या? पानी के स्टोरेज की बालोतरा की सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ जी। सबसे कमजोर विभाग? वर्तमान स्थिति में सबसे कमजोर विभाग मैं बिजली विभाग को मानता हूँ जी। जनता की सबसे बड़ी शिकायत? देखिए, उसकी सबसे बड़ी, जनता की जो वर्तमान में बार बार जो शिकायतें आ रही है, वो मैं सफाई को लेकर ज्यादा मानता हूँ। क्या कभी सिस्टम से निराश हुए? हाँ, कभी कभी हो भी जाते हैं। विपक्ष जरूरी है या परेशानी? नहीं, विपक्ष जरूरी है। विपक्ष होगा तो परेशानी अपने आप खड़े रहे, तो विपक्ष जरूरी है वैसे। कमियां निकालने के लिए बहुत, हाँ मतलब, तो वो होंगे तभी तो, विपक्ष होगा तभी तो कुछ चीजें हम भी मजबूत होंगे, सुधार हो पाएगा। कोई भी हो, विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष होगा मजबूत, जितना विपक्ष मजबूत होगा जितना ही पक्ष मजबूत होगा, और पक्ष मजबूत होगा तो जनता का काम होगा जी। सोशल मीडिया ताकत है या दिखावा? सोशल मीडिया बिल्कुल ताकत है, मैं मानता हूँ, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कुछ अलग भी है। देखिए, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग
लोगों का सिस्टम होता है। जी। कुछ लोग मीडिया को ताकत के रूप में उपयोग लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, सरकारी योजना तो सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचे तो ये एक फायदा है। या कुछ काम हुआ लोगों तक पहुंचे वो काम, तो एक मोटिवेशन है। जी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक व्यूज के रूप में, रील के रूप में, या इसको केवल और केवल बिना काम किए धरातल के रूप में भी कुछ लोग इसको उपयोग कर लेते हैं। जी। लेकिन मैंने देखा है कई बार धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति और रियल में जो अंतर होता है वो फर्क है। रियल में जो व्यक्ति धरातल पर जो काम करता है, कई बार जैसे मैं बीच में मुझे याद आ गया, कई बार मेरे मित्र या कुछ खास जो मेरे निजी शुभचिंतक होते हैं वो कहते हैं कि यार आपके कुछ भी व्यूज कम आए, मतलब कभी कभी ऐसा सुनने में आता है। तो मुझे कई बार ऐसा, मैंने कहा व्यूज किसके ज्यादा है, तो वो जैसे ऐसा बताता है कि ये देखो व्यूज कम, दोनों हम पास में बैठे हैं, जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, ठीक है, वो कार्यक्रम में मैं भी था और वो भी था, दूसरा भी व्यक्ति जो थे, तो अन्य के व्यूज ज्यादा है। ठीक है, आजकल ये थोड़ा ट्रेंड चला, मैं तो इसमें बहुत अभी नए ट्रेंड में आया हूँ इसको, क्योंकि मैं धरातल पे ज्यादा भरोसा करता हूँ तो क्या व्यूज ज्यादा है, तो मैं देखता हूँ कि व्यूज आए, अच्छा, मैंने कहा क्या रीजन, जो व्यक्ति ने कुछ भी उस कार्यक्रम में काम नहीं किया, ठीक है, व्यूज किसके ज्यादा है, मैंने देखा कि जिस व्यक्ति ने बिल्कुल भी काम नहीं किया लेकिन उसके व्यूज ज्यादा है। क्या रीजन था, जब मैं उस चीज को अपन गहराई तक जाते हैं तो उसका रीजन निकलता है, उसने वो वहां उस कार्यक्रम आने से लेकर लास्ट तक उसका टारगेट ही वो रील ही थी जी। और काम करने वाला तो काम में रह जाता है जी। और वो व्यूज वाला रील में रह जाता है। अब वो उसको कैसे करना, कैसे पूरा उसका माइंड सेटअप हो, कुछ लोगों का मैं बता रहा हूँ ऐसा, मतलब वो केवल रील में रह जाता है और काम, रियल वाला व्यक्ति जो केवल काम में रह जाता है तो उसका माइंड में वो लास्ट में आता है कि अच्छा रील भी बनी थी, पता ही नहीं चलता कई बार कि रील बन गई या फोटो सेशन या ऐसा कुछ सोशल मीडिया का हो गया। लेकिन मैं इतना, कुछ लोग जो रील और रियल में फर्क रखते हैं, मैंने एक चीज नोट करी है, रियल में जो अपन ने काम किया 100 लोग वहां मौजूद थे, 100 ने देखा, ठीक है, रियल में जो काम करने वाला व्यक्ति था उसमें 100 लोग मौजूद थे, 100 को पता है वहां क्या हुआ, लेकिन व्यूज में रील के माध्यम से जो 15,000 लोगों ने देखा, उन्होंने व्यूज देखा, 15,000 लोगों को तो पता चला कि अच्छा काम इसने भी किया है, जो रील वाले का, ठीक है, लेकिन वो एक दिन में भूल जाएंगे कि काम हुआ नहीं हुआ। लेकिन रियल में जो 100 लोग देखते हैं, जो वहां खड़े रहते हैं कि काम वास्तव में किसने किया, और तो वो 100 लोग रियल वाले के साथ जुड़ जाएंगे और रियल वाले के साथ में वो उसको समझ जाएंगे। ये इतना फर्क मैंने देखा है, और वो 100 लोग उस व्यक्ति के साथ हमेशा खड़े रहेंगे मजबूती के साथ में कि ये इसने रियल में काम किया है, तो तब जाके। और ये रियल वाले लोग एक दिन 24 घंटे में दूसरी रीलें आती है तो वो भूल जाते हैं, लेकिन रियल वाले लोग जो देखते हैं वो कभी भूलते नहीं है। ये मैंने महसूस किया, उसी के पीछे टीम बनती है और वो खरे टीम बनती है और वो बहुत मजबूती के साथ टीम बनती है और बनती है, ऐसी मजबूत संगठन बन जाता है कि वो फिर उसको छोड़ते नहीं, इतना मजबूत एक संगठन बन जाता है जी। ये मैंने देखा है। कुछ लोग डेड बॉडी पे भी इस रील और इस सिस्टम से चलते हैं, मैंने देखा है, खड़े होते हैं, हाथ इस प्रकार से यूं करते हैं कि ऐसे, और रील बनती है उनकी, या फोटो सेशन पे जाता है और वो उसमें डालते हैं, दुनिया देखती है, लेकिन वहां बैठे हुए शर्म आती है। या कई बार ऐसे कुछ हरकतें ऐसी होती है कि उन्होंने केवल रील के चक्कर में उन्होंने उस ऐसे डेड बॉडी के ऊपर भी उन्होंने खुद की रील बना दी। धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थितियों के अंदर सामने तक नहीं आता है। देखो दोनों अंतर है, अपना अपनी जगह है, लेकिन रियल की और रील नहीं कर सकती, ये मैं मानता हूँ। हाँ, चीजें आजकल जो वर्तमान के अंदर जीना पड़ेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे चीजें बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन एक काम धरातल पे करो और उसको फिर रील के माध्यम से उसको आगे बढ़ाओ, ताकि और अन्य व्यक्ति उसमें मोटिवेशन हो। जो लोग नहीं पहुंच पाए वो उसको देखे। उसका उद्देश्य, लक्ष्य अलग होना चाहिए। लक्ष्य उद्देश्य केवल व्यूज नहीं होना चाहिए, उसका लक्ष्य उद्देश्य केवल प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। धरातल पे काम करो, फिर अपने लोगों को उसको सोशल माध्यम, हालांकि कर्म करने वाला दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वर्तमान के साथ जीना पड़ेगा। तो उसको लोगों और मोटिवेशन करने के लिए, योजनाओं को बताने के लिए, या जो काम हुआ है समाज में, तो उसको आगे, सोशल मीडिया आज का सबसे मजबूत ताकत मानता हूं मैं। तो ये चीज है कि उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रसार करो और योजनाओं को बताओ, जो काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी। आपकी कार्यशैली को लेकर
लोग अक्सर कहते हैं बाबूलाल जी का कार्य करने का अंदाज थोड़ा पारंपरिक तरीके से अलग है। हम्म, जनता से जुड़े रहने के लिए क्या क्या प्राथमिकता रहती है? बिल्कुल। आपने जो बताया है, मैंने हमेशा मेरी कार्यशैली काम करने का, मैं हमेशा जो भी काम किया मैंने मेरे हृदय से किया। हम्म। ये एक सच्चाई जो है, मैं दिल से खड़ा रहता हूँ, दिल से काम करता हूँ। जो समझ में आया वहाँ वो काम करता हूँ, नहीं समझ में आया तो मैं उससे दूरियां बना लेता हूँ। ये मुझे हमेशा मैंने मेरे खुद के अंदर देखा है। जी। जैसा आपने बताया कि मेरा काम करने का थोड़ा सा यूं अलग है, तरीका अलग है, कि मैं हमेशा धरातल पे रह के काम करता हूँ। मैं हर चीज को काम के तरीके से काम करता ही हूँ। केवल ऐसा नहीं कि मैंने उनको बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, या इस प्रकार से मैंने कुछ चीजें फॉर्मेलिटी के रूप में बोल दिया कि हो जाएगा। वो मेरा कभी ऐसा रहा नहीं है। कभी कभी मुझे मेरे इस तरीके या इस आदत से मुझे कभी कभी डर भी लगता है। डर बोले तो कि जो ऊपर वाले हमारे नेता हैं, या क्योंकि मैं ज्यादा दिखावा नहीं करके ज्यादा काम धरातल पे और धरातल पे हर लोगों का व्यक्ति काम करने का प्रयास करता हूँ। तो कई बार उनके पास ज्यादा आना जाना नहीं होता है ना, तो कई बार डर लगता है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि यार हमारे जो नेता है या नेता तो हमारे से हम्म। बड़े लीडर हैं, हम्म। उनको ऐसा गलतफहमी नहीं होगी ये आ नहीं रहे हैं या मिलना नहीं हो रहा। तो कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है जी। कि कहीं ऐसा वो नहीं हो मेरा काम करने। लेकिन जब काम पॉजिटिव करते हैं या अपन धरातल पर काम करते हैं, तो फिर कभी कभी फिर चिंता दूर हो जाती है, क्योंकि हम लोग उनको रिजल्ट भी देते हैं नेता को। हम्म। चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, हम्म। पूरे मोहल्ले को संभालते हैं, या पूरे समाज में भी कई बार काम करते हैं, हम्म। या लोकसभा चुनाव हो, उसमें भी देखा है आपने। हमने धरातल पे काम करके पार्टी के लिए काम किया है, तो हमेशा कर भी रहे हैं। तो इसमें हालांकि फिर जाके ये हो जाता है कि नहीं, कोई तो देख ही रहे हैं, कोई तो देख ही रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो फिर उन चीजों को फिर आवश्यकता नहीं होती, ऐसा करके हम दूर हो जाते। लेकिन कभी कभी चीजें ऐसे होती है, तो मेरा थोड़ा सा काम करने का मैं अलग तरीका रखता हूँ। मैं धरातल पे काम करते धरातल से व्यक्ति को वहां तक पहुंच के ने का प्रयास करता हूँ कि भाई व्यक्ति का जब काम होगा तो वो मुझे समझेगा, मैं उनको समझूंगा। हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ में लोगों से जुड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। एक मित्रता का भाव भी रखता हूँ। मैंने जब चुनाव लड़ा था, मुझे याद है मेरे वृद्ध जनों ने मुझे बहुत सहयोग किया था। वो मेरे साथ टिकट के लिए कोई 20 बार वहां चल लिए थे कि चलो, वो लेके जाते थे, मैं नहीं। वो मुझे पकड़ के, अरे नहीं चलो मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो। वो इकट्ठे हो जाते थे। इतना उन्होंने प्रयास किया कि मुझे आज भी बहुत याद है। कुछ वृद्धजन आज संसार में हमारे, जब मैं पार्षद बना वहां से लेके बीच में उनका स्वर्गवास हो गया। मुझे आज भी उनको बहुत गहराई से, दिल से हमेशा मैं याद करता रहता हूँ। बहुत गीगाराम जी गांची, और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं, गणेश जी गांची पड़ोसी मोहल्ले के, रहींगा राम जी, ऐसे हमारे काफी ऐसे वृद्धजन जो संसार में आज वर्तमान में नहीं है। राजू जी, जोशी जी, तो काफी इन्होंने मतलब मेरे लिए बहुत कुछ प्रयास किया उन्होंने। वो उस समय मेरे लिए खड़े रहते थे। लेकिन आज भी जो वृद्धजन है, आज भी मेरे जनता के प्रति जो भाव रहता है, हमेशा प्रेम भाव रहता है। उन्होंने बहुत याद, मतलब हमेशा दिल से हृदय से ऐसे खड़े रहते थे, ऐसे खड़े रहे जैसे कोई वो खुद खड़े हो रहे हैं। और जब टिकट मिलने के बाद में जो मेरे वार्डवासियों के आंखों में आंसू, कई कुछ लोगों के आंसू आ जाते हैं, तो वो मेरे लिए इससे बड़ा प्रेम क्या चाहिए। और ये चीजें तो मेरा थोड़ा उनसे लगाव कुछ अलग ही है, दिल से लगाव है। मैं दिमाग से नहीं, दिल से ज्यादा सोचता हूँ, और मेरा जुड़ाव भी दिल से ही है। दिमाग से कभी आप देख ही नहीं पाओगे मुझे। हमेशा हृदय से, वार्डवासी हो चाहे मेरा समाज हो चाहे मेरा परिवार हो, मैं हमेशा हृदय से मिलता हूँ, हृदय से काम करता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जी। सबके साथ मेरा यही प्रेम रहता है। तो मेरा थोड़ा सा ये अलग तरीका है, और काम को धरातल तक उतारने का पूरा पूरा प्रयास करता हूँ। किसी ने काम बोल दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस बोल दिया, हाँ बोल दिया। जब तक वो काम नहीं करूँ, मेरे वो दिमाग में 2 दिन 3 दिन 4 दिन घूमता रहता है। चाहे मुझे सिस्टम से लड़ना पड़ता है, कई बार परेशान होना पड़ता हो, फिर भी जब तक काम नहीं हो मुझे चिंता रहती है, याद रहता है, दिमाग में रहता है कि यार मैंने वो किया नहीं। तो ये चीजें मेरे लिए महत्व रखती है, मेरे लिए लोग महत्व है। अपने ही बोर्ड से जब
जनता के हितों के लिए सामने खड़े हो जाते हैं तो सिस्टम को आपके प्रति कुछ अलग महसूस नहीं होता? देखिए, जनता ने हमें चुना है, जनता के लिए आवाज उठानी पड़ती है। देखो, परिवार के अंदर यदि कोई गलती करे तो क्या उसके पिता माता या वृद्धजन उनको मना नहीं करते हैं क्या कि ऐसा नहीं करो? तो कई बार सिस्टम से लड़ना पड़ता है, कई बार परिवार में भी मना करना पड़ता है। जैसा हमारा बोर्ड होते हुए भी हमें कई बार हमारे खिलाफ बोलना भी पड़ता है। जनता के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। जनता ने चुना है, उनसे उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं, तो हमें उनके साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा। यदि समस्या है तो कई बार ज्ञापन देने के लिए भी जाना पड़ता है। ऐसा हुआ है हमारी सरकार में, हमें ज्ञापन देना पड़ा है। लेकिन चीजें देखिए, जनता के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। सिस्टम सब व्यवस्था है, लेकिन जनता के साथ तो पहला हमारा मत तो जनता है। जनता नहीं चुनने को जनता, बिल्कुल जनता ने ही चुना है, जनता के लिए ही है और जनता के लिए ही रहेंगे। आप आरएसएस के स्वयंसेवक भी है। विपक्ष का अक्सर बयान रहता है आरएसएस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक स्वयंसेवक के रूप में आपके क्या विचार है? लगता है आपने मेरी पूरी स्टडी करके फिर ही मुझे जी इसमें चुना है। तो बिल्कुल मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसमें कोई त्वरा नहीं। और रही बात भाजपा और संघ का, देखिए एक विचार, एक राष्ट्रवाद का विचार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस एक राष्ट्रवाद विचारधारा संगठन है, वैसे ही भाजपा भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का एक संगठन है। दोनों विचार का एक मेल है। आरएसएस एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक है। पूरा सारे स्वयंसेवक एक राष्ट्रवादी विचारधारा, मैं भी हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। मैं स्वयंसेवक तो हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने पहले आपको बताया कि मैंने एनयूसीआई से एबीवीपी ज्वाइन करी, तो वो मेरी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी। यही विचारधारा एबीवीपी में जो विचारधारा मेरी मेल खा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी संगठन है, तो ये एक राष्ट्रवादी संगठन है। दोनों का तालमेल ऐसा बैठता है कि दोनों के विचार सेम है जी। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और आरएसएस एक सेवा संगठन है जी। इसमें सेवा, राजनीतिक क्षेत्र एक अलग विषय हो गया और आरएसएस एक अलग संगठन हो गया जी। देखिए, आरएसएस का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैंने मेरे जीवन में जो आपने मुझे चुना है यहाँ इस पॉडकास्ट के लिए, तो इसका मुख्य कारण मैं बताना चाहूंगा कि मैं वहीं से सीखा हूँ। मैंने जो सेवा काम सीखा है, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा है। क्योंकि मैं एक स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक का मतलब होता है स्वयं की इच्छा से काम करना। मैंने आज सारी चीजें मेरा जो परिवर्तन आया है, आपने बीच में एक सवाल था, आपने कहा था कि बचपन उस गलियों में घूमते हुए आज इस स्थान तक या ये चीजें करते हुए, हालांकि एक छोटा कार्यकर्ता ही हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे में परिवर्तन या कुछ चीजें यदि आपको लगती है या मुझे महसूस ऐसा होता है या लोग कहते भी हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा कारण आरएसएस में मैं स्वयंसेवक हूँ और मैंने वहां से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। सेवा करना, बहुत सारी चीजें, योजना बनाना, राष्ट्रवाद के प्रति काम करना, जनता के बीच में रहना, बहुत सारी चीजें मुझे उन्होंने ऐसा नहीं सिखाया कि आप इस प्रकार से करो। वहां जब हम संगठन में काम करते हैं, शाखाओं में जाते हैं या उनके माध्यम से जब हम काम करते हैं, हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं और उन भाव के साथ हम काम करते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर वो भाव हर जगह विचार हो जाते हैं, तो उन विचारों के साथ काम कर रहे हैं। तो उस विचारों की वजह से आपने मुझे यदि चुना है, मेरे यदि विचार देके आपने यदि आज इस पॉडकास्ट में चुना है जी, तो वो कारण मैं वहीं से कुछ चीजें सीखा हूँ, वही आपने मेरे में कुछ देखा है या आपको ऐसा लगा है, तो मेरा कारण मुख्य वही है जी। और ये सच है जी। तो मैंने वहां से सीखा। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में
स्वयं सेवक के रूप में मैंने वहां से बहुत कुछ चीजें अच्छाइयाँ सीखी और मैंने वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मुझे उसमें मैं परोस रहा हूँ। जी। बस यही वो हकीकत है। एक आम धारणा है, राजनीति में अक्सर वही आगे जाता है जिसके पास पैसा, जातीय समीकरण हो या कोई राजनीतिक सपोर्ट। हम्म। आपकी ताकत क्या है? क्या कोई जातीय समीकरण या राजनीतिक आशीर्वाद? देखिए वो एक समय था हम्म। जो केवल जातीय समीकरण के पीछे राजनीति की जाती थी। अब समय परिवर्तन हो गया है। जी। अब जनता जागरूक हो गई है। जी। अब जनता जातीय समीकरण नहीं देख के, आप एक एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, जहां से मैं पार्षद हूँ वहां जातीय समीकरण बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो अब जनता जागरूक हो रही है और धीरे धीरे तो बिल्कुल ये समाप्त हो जाएगा कि जातीय के पीछे या कोई राजनीतिक संगठन में आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा आज वर्तमान में जो संगठन में काम करता है या धरातल पे काम करने वाला सीएम बन सकता है, ये आप मानते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, तो जिन्होंने संगठन में काम किया, ना उनके पास कोई पैसा, ना कोई उनके पास संगठन कोई राजनीतिक अन्य ताकत, उन्होंने संगठन पे काम किया और उनको वहां तक पहुंचा दिया, सीएम बन गए। जी। तो वर्तमान में धरातल पर काम करने वालों की वास्तविकता, वो ताकत बड़ी है, जनता की ताकत बड़ी है। जनता के बीच में रहने वाले आज वर्तमान में कई मंत्री बन रहे हैं, कई मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद एक धरातल पे काम करने वाले, जहां तक अपन चाय का भी सुनते आ रहे हैं कि चाय का सुनते आ रहे हैं, तो ये चीज अपन खुद देख रहे हैं। वर्तमान समय परिवर्तन हो रहा है, जातीय समीकरण धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो लेके बैठे हैं जातीय समीकरण के पीछे वो बैठे ही रहेंगे। ये समय परिवर्तन का है और परिवर्तन के साथ साथ में लोगों को समझना होगा और जो जनता के बीच रहेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं ये चीज मानता हूँ। दूसरी बात रही राजनीतिक किसी के सपोर्ट और सहयोग, भारतीय जनता पार्टी में अब सपोर्ट वाली समय गया। वर्तमान में काम करने वाले को कभी भी किसी का भी नंबर लग सकता है, ये अपन ने देखा भी है और ये सत्य भी। ठीक है, जनता के साथ जुड़ाव होना जरूरी है व्यक्ति का, बाकी कम करते रहना चाहिए। जी। कुछ समय पहले सरकार ने आधी रात को आदेश जारी करके बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में फेरबदल किया था, जिसमें गुड़ामालनी धोरीमिन्ना को बालोतरा जिले में जोड़ दिया गया और बायतू क्षेत्र को बालोतरा क्षेत्र से हटा दिया गया। विपक्ष इसे तोड़ने की राजनीति कहता है और फेरबदल में वास्तविकता में कोई चुनावी राजनीति है या जनता का हितों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया गया? ऐसा है, जनता का हित इस जो परिसीमन या जो अलग अलग जो बायतू को पहले बाड़मेर में था और फिर वापस बालोतरा जिले में लिया गया और फिर वापस बाड़मेर में लिया गया और गुड़ामालनी और धोरीमिन्ना को अपने बालोतरा जिले में लिया गया। ठीक है, इससे बायतू के क्षेत्रवासी, जैसे हमारा भी उधर कई लोग मिलने वाले हैं वगैरह है, उनसे पूछा गया तो मुझे ऐसा जनता के का कहीं अहित नहीं दिखा, न लगा मुझे। देखो, राजनीतिक पार्टियों का हित अहित ये हो सकता है, राजनीतिक दलों का नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, वो एक अलग विषय, लेकिन मुझे कहीं पर भी जनता का यह हित मुझे कहीं लगा नहीं। बायतू एक बाड़मेर और बालोतरा के बीच का स्थान है जी, और गुड़ामालनी भी इतनी दूरी है जी, धोरीमिन्ना का थोड़ी अन्य दूरी है, तो वो एक हो सकता है कि वहां थोड़ी ज्यादा दूरी बालोतरा और बाड़मेर की हो सकती है। बाकी बायतू का क्षेत्र या अन्य क्षेत्र की बात तो अपन मुझे जहां तक है नहीं लगा। बायतू के लोग खुश हैं। अब किसी राजनीतिक या पार्टी के लोग खुश नहीं है तो वो एक अलग बात है। बाकी मैंने तो ये देखा कि जनता का कहीं पर भी ऐसा नुकसान नहीं है कि बायतू से बाड़मेर जाने में नुकसान हो जाएगा और बालोतरा आने में नुकसान नहीं हो जाएगा। ऐसा मैं तो जब बायतू को बालोतरा में किया गया तब वहां के लोग कह रहे थे कि हमारे लिए तो बाड़मेर ठीक है, कि सारा परिचय, सारे जान पहचान वाले, सारे डिपार्टमेंट सब हमें वहां की नॉलेज है। तो वापस उनको वहां किया गया तो राजनीतिक दल के को हो सकता है नुकसान हो, लेकिन जनता का कहीं तो मुझे नजर नहीं आया। धोरीमिन्ना और गुड़ामालनी की मुख्यालय से दूरी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य परिसीमन का यही था कि गांव क्षेत्र के लोगों को मुख्यालय के करीब जोड़ा जाए।
देखिए, गुड़ामालानी का कोई ज्यादा इतना विषय नहीं है। गुड़ामालानी बालोतरा में खुश है, गुड़ामालानी के लोग बालोतरा में खुश है। जी। और धोरी मीना का जरूर ये कह सकते हैं कि धोरी मीना का काफी दूरी महसूस हो रही है कि भाई उनको लग रहा है कि धोरी मीना के नजदीक, बाढ़ में नजदीक है और बालोतरा दूर है। तो इस पे चर्चा वगैरह तो हुई है। अब देखिए अब इसके आगे क्या होता है, ये जी। राजनीतिक ऊपर लेवल की बातें हैं, जी। वो वहां तक बात गई होगी। नहीं, तो हम धोरी मीना अपन कह सकते हैं, धोरी मीना दूर है ये मानते हैं कि धोरी मीना बालोतरा से बालोतरा की दूरी है और बाड़मेर के नजदीक है। लेकिन अब इसका मुख्य क्या है, एजेंडा है, क्या है? देखिए, राजनीतिक अपनी अपनी जगह है, अपने अपने सब कुछ चीजें हो रही है। किसी राजनीतिक दल को नुकसान हुआ या फायदा हुआ वो एक अलग विषय है। जी। धोरी मीना क्षेत्र को छोड़ दे तो अन्य भाईतू और गुड़ामालिनी का कहीं पर भी कोई ऐसा दूरिया या दूरी होना या ऐसा कोई ज्यादा ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। ये तो एक माहौल क्रिएट किया गया, ये इस प्रकार का एक ऐसा माहौल बनाया गया। जी। वहां अपन देखते हैं माहौल बनाने वाले का आप यदि नोटिस करेंगे तो वो पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हो सकते हैं। जोजरी और लूनी नदी के जहरीले पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट की इस सख्ती के बावजूद भी फैक्ट्रियों का गंदा पानी आज भी नदी में छोड़ दिया जाता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको नहीं लगता कि कहीं ये सरकारी सिस्टम बार बार इन उद्योगपतियों के सामने अपने घुटने टेक देता है? देखिए, बालोतरा क्षेत्र में बहुत कई वर्षों से कपड़े का व्यवसाय चल रहा है। बालोतरा पूरा शहर ही इस कपड़े के व्यवसाय के पीछे टिका हुआ है। फैक्ट्रियों का चलना एक एज ए प्रोसेस है। एनओसी जो लोग ले रखे हैं या ट्रीटमेंट प्लांट है, वो लोग जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं वो एक अलग विषय है। कई लोग अवैध रूप से जो फैक्ट्रियां चलवा रहे हैं, जो अवैध रूप से फैक्ट्रियां, उनको रोकना अनिवार्य है। उनका पानी ट्रीटमेंट नहीं हो गए वो सीधा नदी के अंदर यदि डाल रहे हैं तो वो एक बहुत प्रदूषण के कर रहे हैं, वो एक खिलाफ हो। उनकी वजह से अन्य लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, अन्य लोगों का व्यवसाय रुक रहा है। उन लोगों को इस बार काफी अवैध फैक्ट्रियों को रोका भी गया था, काफी फैक्ट्रियों को तोड़ा भी गया है। लेकिन उसके बाद में भी, क्योंकि देखिए लीगल जो प्रोसेस है, मार किनको पड़ती है, जो लीगल जिनके पास एनओसी है, एनओसी वाला एक छोटी सी भी गलती करेगा तो उसकी एनओसी खारिज हो सकती है। लेकिन अवैध वाले छोटा सा कुछ भी, एक कम पैसों में, ना तो उनके पास एनओसी है, ना उनका कुछ तोड़ सकते हैं, ना उनके पास कनेक्शन है, वो सारा अवैध में चलता है, उनका जाना ही कुछ नहीं है। तो अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो लोग प्रदूषण फैलाते हैं। उन लोगों की वजह से वैध जो लोग काम कर रहे हैं एनओसी वाले, उनको समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इस वजह से फैक्ट्रियों का अभी देखिए, अभी सर्वे चल रहा है, हाई कोर्ट का भी ऐसा, सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा चल रहा है, आदेश आ रहा है। तो देखिए सारी चीजें चल रही है। प्रदूषण कहीं पर भी, किसी को भी, कोई भी इसमें सहमत नहीं है कि प्रदूषण फैले। लेकिन व्यवसाय भी एक बालोतरा के लिए बहुत जरूरी है। इसके पीछे हजारों मजदूर इसके पीछे टिके हुए हैं, हजारों लोग इसके ऊपर, उनका परिवार चल रहा है। तो व्यवसाय बहुत जरूरी है। सरकार को, अभी सरकार के पास भी गए हैं हमारे नेतृत्व करने वाले नेता, विधायक महोदय वगैरह, तो वो लोग, सीएम साहब तक बात गई। वो सारा प्रयास, सरकार प्रयास कर रही है कि एक कोई न कोई नया सिस्टम, कुछ न कुछ ऐसा हो जिससे कि बालोतरा, पाली, जोधपुर, ये जो व्यवसाय है ये चलता रहे। व्यवसाय रोकना उसका कोई हल नहीं है। व्यवसाय की, उसकी व्यवस्था करना वो हल है। ट्रीटमेंट प्लांट को बढ़ावा दो, या उसके लिए सरकार कोई ऐसा नया व्यवस्था करे जिसमें प्रदूषण नहीं हो, अवैध फैक्ट्रियों को विशेष रूप से रोका जाए। तो ये चीजें, कुछ व्यवस्थाओं को अपन को सरकार को परिवर्तन करना होगा। और ट्रीटमेंट प्लांट का सीटीपी प्लांट जैसे बना हुआ है, यदि उसमें क्षमता से ज्यादा है तो उसको और बढ़ाना चाहिए। कुछ भी चीजें, व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना चाहिए। सरकार के, अभी सरकार तक ये चीजें गई है तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इसको किसी भी प्रकार से उद्योग बंद नहीं हो। उद्योग बंद होना, एज ए सारा बालोतरा, पाली, जोधपुर, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं रुक जाना, चाहे आप हम ही क्यों नहीं हो। ये सारा उद्योग, बालोतरा उद्योग के पीछे है। बालोतरा तो है ही टेक्सटाइल नगरी, टेक्सटाइल नगरी यहाँ चल रहा है, तो आम जनता भी इसी पर जी रही है। बिल्कुल इसके ऊपर जी रही है। यहाँ से
एक्सपर्ट होता है, बाहर व्यापार, यहाँ से कपड़ा बाहर जाता है, पूरा तैयार होता है, तो इसके पीछे हर चीज का फायदा ही है। लोग, मजदूर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें, तो सरकार इस पे कुछ अच्छा काम करे, अवैध लोगों को रोका जाए तो प्रदूषण रुक जाएगा। ऐसा बीच में प्रयास भी हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं असफलता हुई है, तब जाके ये समस्याएं आ रही है। आज उद्योग बंद है। आज अगर हम बालोतरा बाड़मेर की राजनीति में देखें तो यहाँ के युवाओं के बीच रविंदर सिंह जी भाटी का एक अलग क्रेज है। वहीं सांसद उमेदर राम जी बेनीवाल जी का एक अलग सादगी और पकड़ है। वहीं केके जी विश्नोई का एक पुराना पारंपरिक सोच और एक राजनीतिक रसूख है। इन तीनों बड़े नेताओं की अपनी अपनी ताकत है। एक जमीनी प्रतिनिधि होने के नाते आपके इनके बारे में क्या विचार है? बिल्कुल, सभी नेता अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी छाप रखते हैं। एक रविंदर सिंह युवा नेता हैं, युवा लीडर हैं, युवाओं में अच्छा क्रेज है उनमें, और यदि वो विश्वास के साथ अच्छा काम करेंगे और तो निरंतर युवाओं का क्रेज बना रहेगा, और अपेक्षा भी यही युवा करते हैं जी। क्रेज है उनमें, युवाओं में काफी क्रेज है, तो बस विश्वास बना रहे लोगों का, यही अपेक्षा करते हैं युवा सभी जी। और जैसा आपने बताया उमेदवार राम जी, सादगी है उनमें। अभी हो सकता है वो बहुत ज्यादा उनमें कह सकते हैं कि उनमें कई वर्षों से वो राजनीति में नहीं हो, एक्सपीरियंस लंबा नहीं हो, लेकिन सादगी और उनकी जो वर्तमान में सांसद हैं, सादगी उनकी एक अलग छाप है। ये सभी, और उन्हीं के पीछे जनता ने उनको चुना है जी। ये भी दिखा है। और रही बात केके साहब की, केके साहब बिल्कुल वर्तमान की स्थिति में वो एक मजबूत लीडर हैं। वो पश्चिमी मारवाड़ राजनीति में एक बड़े लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं। वो सीएम साहब की काफी नजदीकी हैं और वो राज्य मंत्री हैं। तो वर्तमान में इधर का अपने पश्चिमी क्षेत्र में और राजस्थान के इस क्षेत्र में काफी बड़ी ताकत रखते हैं और काफी अलग अंदाज में काम कर रहे हैं। इनके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा श्रीमान कैलाश चौधरी का, जो पूर्व में अपने केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं और वो अभी वर्तमान कुछ ही समय में पश्चिमी बंगाल में सरकार जो बनी है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 27 सीटें जो उनके पास थी उसमें से 26 सीटें वो अभी विजय प्राप्त करवा के, उनके नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई है। बहुत ही शानदार उन्होंने पश्चिम बंगाल में उन्होंने काम किया जी। अभी वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर उनके पास किसान मोर्चे का जो नेतृत्व है, उसके अनुसार वो शानदार राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर बहुत ही बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है उनके नेतृत्व में। तो वास्तव में देखो, अपने अपने लीडर की अपनी अपनी छाप है, अपने अपने नेतृत्व, सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है। सभी का सकारात्मक चीजें भी होती है, नकारात्मक भी होती है, वो अलग अलग विषय है, लेकिन इन सबका एक देखा जाए तो सबका अपना अपना एक अलग ही अंदाज है। और वर्तमान में मैं ये मानता हूँ बालोतरा के अंदर इधर का वर्तमान में सरकार जिनकी होती है, जो सरकार में नेतृत्व करने वाले होते हैं, तो उनकी जरूर अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे विकास का हो, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट का हो। उसके अनुसार जिनके पास में जो सरकार के नेतृत्व करने वाले लीडर होते हैं, वो अच्छा काम कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। जिसमें अपने वर्तमान में केके साहब बिश्नोई, केके साहब और श्रीमान कैलाश चौधरी ये सरकार में है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और वो लीडरशिप बालोतरा की धरातल, बालोतरा के लोकल निवासी कैलाश जी हैं, तो बालोतरा की जनता ज्यादा उनसे प्रेरित रहेगी। तो ये मेरा मानना है। कहते हैं समंदर कभी किनारों में नहीं बंधते। जब दूसरे वार्ड की जनता भी आपके पास अपनी समस्या लेके आती है, तो आपको यह नहीं लगता कि ये प्यार अब आपको वार्ड की सीमाओं से बाहर ले जाकर बालोतरा के नेतृत्व की ओर बढ़ा रही है?
देखिए, ये प्रेम है, स्नेह है जनता का। ये उनका और हमारे भावनात्मक एक प्रेम है। बाकी देखिए आगे का क्या रहता है क्या नहीं रहता है, न कभी मैंने ऐसा सोचा, न मैंने विचार किया, न मेरी ऐसी महत्वाकांक्षा है। ये जनता का और सबका हमारा आपसी प्रेम है और वो प्रेम हमेशा बना रहे। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके बीच में हमेशा मैं रहा हूँ, हमेशा बना रहूं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहूं चाहे नहीं रहूं। मेरा सेवा कार्य मेरे कर्म में करता रहूं। मेरा प्रेम हमेशा मेरी जनता से, मेरे इन लोगों से ये बना रहे, ये मेरी हमेशा बड़ी ये रहती है मेरी इच्छा। बाकी राजनीतिक क्षेत्र का कोई जरूरी नहीं है कि उसमें रहूंगा तो ही मेरी इनसे जुड़ाव रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जी। तो ये थी आज की बेबाक बातचीत, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फिल्टर के। जीरो फिल्टर का मकसद सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि उन सवालों को आवाज देना जो आम जनता के मन में है। आज बाबूलाल जी चौधरी ने अपनी राजनीति, अपने संघर्ष और अपने सफर को अपने खुले अंदाज में जनता के सामने रखा। उम्मीद है ये बातचीत सिर्फ आपको सुनने में नहीं बल्कि सोचने में भी मजबूर करेगी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सच्ची और जमीनी बातें हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मैं पवन कुमार आपसे इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, नई कहानी और कुछ नए सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए जीरो फिल्टर, क्योंकि यहाँ बातें होती है बिना किसी फिल्टर के। जीरो फिल्टर के प्रथम शो में मुझे गेस्ट के रूप में चुनने पर आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।